तो हम लोग पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए वन शॉट में। कैसे करते हैं? पहले पढ़ते हैं थ्योरी पूरा, क्या पढ़ते हैं? वन शॉट में पढ़ा थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने भी सवाल सब करेंगे। चलो वैसा ही हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे? 12th केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है 12th का। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। और न्यू सिलेबस में ये सेकंड में ही दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो क्या क्या पढ़ने हैं, पहले इसका ही देख लो, एनालिसिस देख लो कि बिहार बोर्ड में इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो यार, देखो 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 2024 को पहले देखो, 2024 में इससे ऑब्जेक्टिव 4 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 2 शॉर्ट टाइप के आए हुए हैं, तो 2 दूना 4 4 8, लॉन्ग टाइप के नहीं आया, 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन। और देखो 2023 में एक लॉन्ग टाइप का आया था, 24 में नहीं आया, 25 में आने का चांस है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन से भी रहता है, इससे भी रहता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का कभी कभी तो अच्छा खासा। तो इसमें टोटल देखो 2023 में अगर देखोगे तो 4 5 9 माने 8 9 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है। ओके चलो, ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या क्या पढ़ना है पहले इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, और बैटरी लास्ट में। 4 टॉपिक है, करना टॉपिक है। पहले में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए आ जाइए, पहले बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? विद्युत रसायन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और केमिकल एनर्जी को आपस में कन्वर्जन को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। जैसे बैटरी हमारे पास, हम लोग के पास जो सेल होता है, ये जो सेल है, ये सेल है। ओके, ये सेल है, ये सेल है। ओके, ये जो सेल देख रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और इससे हमको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमको मिलता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यानी कि हम लोग गैल्वेनिक सेल जो पढ़ेंगे उसके अंदर यही होता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल भी सेल बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और एक जगह होता है कि एक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या पढ़ेंगे? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका अपोजिट है। और उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, कितना चार्ज फ्लो करेंगे तो कितना करंट बनेगा, ये सब चीज़ हम लोग फैराडे लॉ वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और बैटरी। ठीक है, बैटरी लास्ट में इस ऑब्जेक्टिव आया हुआ है बस। ओके देखो, पढ़ते स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि इसके अंदर बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड इसी को बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, सेल किसी भी टाइप का हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता रहेगा और कैथोड पे रिडक्शन होता रहेगा। याद है? एनोड, ए फॉर एनोड, ए फॉर ओ से ऑक्सीडेशन। बोले ना, याद करने का तरीका याद कभी भूलो नहीं। ओके, और नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर बाद में, कि एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे हम लोग बात करेंगे जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ओके, तो उसमें एनोड नेगेटिव होता है, और जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव। ये एग्जाम में पूछा हुआ सीधी सीधी। ठीक है, तो याद रखना कि तुमको ये एक टर्म याद है ना, दो मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, फटाफट हमको समझाने में टाइम नहीं लगेगा, हमको लिखने में समय नहीं लगेगा। ओके चलो, एक वर्ड है तुम्हारे पास, लोन। क्या चीज़ बताओ? लोन। बोलो बोलो, लोन। लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए याद कराई जाती है। किसके लिए याद कराई जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वही है नो। तो उसके लिए सिंबल याद ना कि एनोड नेगेटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होगा। और जस्ट इसका उल्टा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एनोड उसमें पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केवल ये नहीं याद है, लो नहीं याद है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का साइन तो याद रहेगा ही रहेगा। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस इसलिए ये याद ना, एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव अभी करवाएंगे ना ऑब्जेक्टिव, तो को बोला अरे सर आप पहले बता दिए, इसलिए पहले बता दिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए गाइज, तो यहां पे क्या होता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन, देखो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। ओके, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए याद है ना ऑयल, क्या याद है ना बताओ?
ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल देगा, लॉस करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो एनोड चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, खत्म। ओके, और एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी बातें हमने बता दिया। चलिए आ जाइए, जब तक सूरज चांद रहेगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता रहेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता रहेगा, बे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड या कैथोड, इलेक्ट्रोड वो सरफेस है, वो सतह है जो अपना सतह देता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा तो लिखा है अ सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। कुछ इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ओके, जैसे ग्रेफाइट हुआ, प्लैटिनम होगा। ये सिर्फ अपना, सुनो अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज बताओ, कुछ इलेक्ट्रोड होता है जो खुद अपना सरफेस खुद भी माने खुद का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है, माने खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है अपने सरफेस पर ही। ओके, तो माने कि उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या होता है? एक होता है कि जैसे कि वो अपना केवल सरफेस प्रोवाइड करता है, खुद का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करता, किसी और स्पीसीज उस पर आकर करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं उसको? जैसे एग्जाम्पल से गांव घर में शादी होती है ना, ओके, किसी का जमीन खाली जगह, ठीक है, तो अब शादी में किसी और आदमी का हो रहा है और जिसका मालिकाना हक है वो जमीन पे, तो वो बोलता है कर लीजिए शादी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो अपना जगह उन्होंने शादी के लिए दे दिया, तो वो एक तरह का इनर्ट हो गया। क्या बोलेंगे? उसी तरह वही है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे ग्रेफाइट हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब जो है ये तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये अपना केवल सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, ठीक है, खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और एक्टिव वाला में खुद पार्टिसिपेट करता है। ओके, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। चलो, इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस है जो आयन में पानी के अंदर टूट जाता है या मेल्ट, उसको गर्म करते हैं मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघली अवस्था में आ जाती है तो आयन में टूट जाता है। ठीक है, जैसे NaCl, नमक, जितने भी सॉल्ट है सब इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी एसिड है सब इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी बेस है सब इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, लेकिन जैसे ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट आयन में नहीं टूटता है। ओके, जैसे कि चीनी आयन में नहीं टूटता है। तो इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हिंदी में विद्युत अपघटक बोलते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है या डेफिनेशन दोनों में सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो वो लोग इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच आयोनाइज इन देयर मोल्टेन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन, और जलीय घोल में या मोल्टेन फॉर्म में आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। बस यही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है। इसके लिए रिएक्शन करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमको वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। ओके, द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि आयन में टूट जाता है। ठीक है, जब भी आयन में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अब सुनो, यहाँ पे एक तरीका का है कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कभी सवाल इसमें लॉन्ग टाइप का नहीं पूछा गया था, 2023 में पूछ दिया 5 मिनट में, सबका मुंह हो गया। दो लगातार तुम सुन में नहीं दिखाई, हम तुमको देखो देखो, कभी भी इससे दो लगातार सवाल दो, तुम देखो कभी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, नो 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 नो, बस खाली 2014 में छोड़ दो, फिर नो 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 नो, कहाँ गया लॉन्ग टाइप? नो 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 नो, बीच में क्या होता है इसमें आकर के सबका मुंह खुल गया, कैसे पूछ दिया। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो सवाल जो है आता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही सवाल था। हम तुमको लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो सब्जेक्टिव में दिखाएंगे तुमको। ठीक है, तो याद ना, जब भी तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे तो उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं, जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, उसी को वोल्टाइक सेल बोलते हैं, उसी को डैनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो डैनियल सेल हमारे सिलेबस में एग्जांपल है। ओके, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, क्या करेंगे? 2 कंटेनर लेंगे, उसमें कितना कंटेनर लेंगे? एक कंटेनर लेफ्ट में होगा, एक कंटेनर राइट में। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हुआ, आई तुम्हारा राइट हुआ, तुम्हारा लेफ्ट, तुम्हारा राइट। लेफ्ट में एनोड लोन, LOAN लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव लेफ्ट में। राइट में तुम्हारा कैथोड। ओके, राइट में तो वहां पर रिडक्शन होगा। समझ में आया? 2 कंटेनर लेंगे, ओके, दोनों को जोड़ देंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे बनाया जाता है, उसमें 2 कंटेनर होगा। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एक ही कंटेनर के अंदर एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। ये खास बात है, समझाया बात को? समझे? अरे समझे? तो रिडॉक्स रिएक्शन वहां पर होता है, जहां भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? आ जाइए। तो कभी भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे तो जिस एनोड को, माने कि जो इलेक्ट्रोड बना रहे हो, एनोड या कैथोड, जिस रॉड का बना रहे हो, उसी का एक्वस सॉल्यूशन लोगे। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा ना,
तो कॉपर का अगर रॉड है तो कॉपर के रॉड को कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं, कॉपर के एक्वा सॉल्यूशन में ही डालोगे। जिंक के रॉड को जिंक के एक्वा सॉल्यूशन में ही डालोगे। आयरन के रॉड को आयरन के एक्वा सॉल्यूशन में ही डालोगे। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने का एक तरीका है। ठीक है, ओके, इससे अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ये वेव जनरेट होता है। कॉपर रॉड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको? नीला थोथा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हिंदी में। चलो, आयरन रॉड को आयरन सल्फेट के अंदर डालते हैं। आयरन सल्फेट का कलर एक्वा सॉल्यूशन में इसका, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको बोलते हैं 5 मॉलिक्यूल के साथ वाटर के साथ लगा कर बोलोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट को बोलते हैं FeSO4 × 7H2O, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, समझे, हरा थोथा। ठीक है, जिंक सल्फेट × 5H2 को बोलते हैं हम लोग व्हाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं श्वेत थोथा। हाँ, तोता नहीं बोलोगे, थोथा यार। ठीक है, आ जाओ। सेल वो डिवाइस है जिसके अंदर बोलो केमिकल चेंज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। समझे? अरे ये सेल है, इस सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया जो है होकर के वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यही फंडा है यहाँ पे। चलो, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके रिएक्शन कराई जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कराई जाती है। क्या बोला? फिर से बोलो, कराई जाती है। फिर से बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, माने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही कंटेनर का एनोड कैथोड दोनों होगा। ओके, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस बनाना होता है या कोई मोटे मेटल प्राप्त करना होता है। ओके, समझे बात को? क्या कि तुमको पता है मेटलर्जी पढ़े होगे, तो वहाँ पे हम लोग प्यूरिफिकेशन भी पढ़े थे। ओके, तो प्यूरिफिकेशन भी करने में काम आता है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बहुत ज़्यादा वास्ट यूज है। ओके, तो उसमें एक ही कंटेनर के अंदर एनोड होता है और कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट उसी का हम लोग रखते हैं। ओके, जिसका हमको काम पड़ता है। तो हमने उसमें डाल दिया, अब उसके बाद जो है उसमें क्या होता है, एनोड पे एनायन आता है, कैथोड पे कैटायन आता है। तो उसके अंदर ये रिएक्शन करवाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो खुद से नहीं हो रहा है, हम करवा रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है, हम करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या किया गया बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हमने केमिकल एनर्जी बनाया। ओके, यानी कि विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हमने रिएक्शन को कराया, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो रहा था। ऐसे समझे बात को? ये कहानी थी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी को पॉजिटिव बोला जाता है। जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी निगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होने वाला। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पहला नंबर था, उसमें केमिकल एनर्जी, रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल करके इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसको कराने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी निगेटिव। ओके, चलिए जी। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी का नाम है गैल्वेनिक सेल, इसका नाम है वोल्टाइक सेल। ओके, याद रखना, पहले बोल दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू विद्युत ऊर्जा पैदा किया जाता है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली। क्या बोलोगे? हाँ, लेकिन कौन सी होता है वहां पर? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन रिएक्शन होता है? डायरेक्ट रिडॉक्स होता है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स? दो अलग अलग कंटेनर में ना हो रहा है तो इनडायरेक्ट, एक ही कंटेनर में होता तो डायरेक्ट। आप समझी? इनडायरेक्ट होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आल्सो नोन एज गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैल्वेनिक सेल। ये सारी बातें हमने बता ही दी आपको। ओके, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हम उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का हमारे सिलेबस में है डैनियल सेल। ओके, उसका नाम क्या है? उसके अंदर जिंक का ही रॉड लेंगे और कॉपर का ही रॉड लेंगे, माने जिंक और कॉपर का एनोड कैथोड बनाएंगे, तो उस गैल्वेनिक सेल का नाम रखा जाएगा डैनियल सेल। क्या नाम रखा गया? तो डैनियल सेल में, डैनियल सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ही, ध्यान दो, डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है। सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल नहीं है, लेकिन सारे के सारे डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डैनियल सेल में जिंक और कॉपर का रॉड फिक्स कर दिया गया। अब कहीं पर जिंक और आयरन लिया जाएगा मान लो, तो उसको डैनियल सेल नहीं बोला जाएगा, उसको गैल्वेनिक सेल ही बोला जाएगा। ठीक है, डैनियल सेल के लिए फिक्स हो गया जिंक और कॉपर का रॉड। जिंक एनोड बनेगा, कॉपर कैथोड बनेगा। क्लियर हो गया? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना वो बोलो वो एनोड बनेगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो कैथोड बनेगा। ये याद है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्लियर हो गया? अब सुनना अच्छे से,
अब एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक एकदम कूद फांद करेगा कि नहीं हम इलेक्ट्रॉन देंगे 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 देंगे, अमीर है देंगे देंगे, तो ये लो दो इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा ऑक्सीडेशन, लो ओके। और कैथोड पे कॉपर है, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेगा ले लेगा, गेन करके वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह करके। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। सर ये कॉपर आयन कहां से आया? सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लोगे, अरे लोगे ना, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के, जिंक इधर रहेगा लेफ्ट में और राइट में रहेगा कॉपर, ओके। तो कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर है कि नहीं है? सॉल्यूशन है ना पानी, तो कॉपर आयन जाकर के उसके कैथोड पे जाएगा और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजा था कहां से, जिंक की तरफ से, वो गेन करके उस वहां जमा होता जाएगा। तो एक जगह मोटा होता जाएगा रॉड, एक जगह पतला होता जाएगा, रिएक्शन चलते रहे चलते रहे चलते, एक टाइम होगा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन को माने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी परमानेंटली प्रोवाइड हो और या कंटिन्यूअसली प्रोवाइड हो, तो उसको पाथ को पूरा करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। सर्किट कंप्लीट हुआ तो हम लोग उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जिंक 0 से +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर +2 से 0 में चला गया, रिडक्शन हुआ। ये नेट रिएक्शन है, इसको ओवरऑल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बता दिया। लेफ्ट इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा ये एग्जांपल समझा दिया कि जिंक के अंदर टेंडेंसी है कि वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और कॉपर के अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में किया था, ओके। कलर चेंज हो जाता है जिंक सल्फेट, ओके ओके भाई। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल, या इसका नाम है लेफ्ट हाफ सेल, इसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, ओके, या कैथोड हाफ सेल, जो बोलना है बोलो। क्लियर हो गया? और ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर कंसंट्रेशन अगर जिंक सल्फेट का लिया जाए, 1 मोलर का कॉपर सल्फेट का लिया जाए, ओके, और टेम्परेचर भी फिक्स रखा जाए, तो उस केस में E0 सेल की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वोल्टेज बनेगा, वो 1.1 वोल्ट बनती है। ये एग्जाम में याद रखना। इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल EMF, ओके। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब हमने 1 मोलर के लिए लिया, अगर कंसंट्रेशन चेंज करें तो वैल्यू चेंज हो सकता है। तो डैनियल सेल में याद रखना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आती है। आइए, हाँ, हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि सर्किट को पूरा करता है, उसके बाद कंटिन्यूस फ्लो होने में हेल्प करता है। और जंक्शन यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कॉपर आयन अगर मान लो इकट्ठा हो, यहाँ पर जो जिंक आयन आ रहा है, जिंक आयन बढ़ता जाएगा, ओके, तो ये फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट, सॉल्ट ब्रिज का यूज पूछा जा चुका है, बताते हैं उसको। सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो भाई 2 सॉल्ट ब्रिज उल्टा यू शेप का, यू शेप होता है ऐसा ना, ऐसे ना, अरे यू शेप ऐसा होता ना, ये उल्टा यू शेप का, उल्टा यू शेप का एक ट्यूब होता है, मैं लिखा हुआ है देखो, एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है। कौन डाल दिया जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ओके, विथ पेस्ट ऑफ जेल लाइक सब्सटेंस, माने कुछ पेस्ट के साथ उसको मिला देते हैं ताकि वो गिरे नहीं पानी के अंदर, फटाफट गिर जाएगा, तो गाढ़ा कलर का होता है, उसको बोलते हैं अगर पेस्ट। कौन पेस्ट बोलते हैं? उसके साथ मिला देते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक यही है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है तो केसीएल होते हैं, केन होती है, NaCl होती है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके आनायन और कैटायन की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ बराबर बैलेंस कर सके। सर काहे कर रहे हैं इसको? एक चीज समझो, यहाँ पर समझो, अगर तुमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं किया तो जिंक आयन यहाँ बढ़ता जाएगा, तो जिंक आयन बढ़ेगा तो प्लस यहाँ बढ़ेगा, सॉल्यूशन के अंदर प्लस बढ़ेगा तो ये वाला पॉजिटिव होता जाएगा, वो वाला नेगेटिव होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल होगा क्या आसान होगा? मुश्किल हो जाएगा। प्लस चार्ज बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल। सॉल्ट ब्रिज का करेगा कि यहाँ से Cl माइनस भेजेगा, माइनस प्लस, जितना प्लस आया उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज को नहीं, नेगेटिव को भी बढ़ाएगा, घटाएगा, दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करेगा। पॉजिटिव को घटाने के लिए वो नेगेटिव को भेजेगा और नेगेटिव को घटाने के लिए पॉजिटिव को भेजेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। और दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी तो बड़ा टाइम एकदम एक ही टाइम पे वो बैलेंस कर पाएगा। इससे क्या होगा, तुमको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लगातार होते रहेगा तो करंट बनता रहेगा। याद ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिंक से कॉपर की ओर और करंट का मूवमेंट कॉपर से जिंक की ओर, क्योंकि हमेशा करंट को उल्टा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो मैंने ये बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन सॉल्ट ब्रिज आर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिस्टर्ब द सेल रिएक्शन, माने वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में लोग सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। सॉल्ट ब्रिज का ये लिखा है, द सॉल्ट इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, जो सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ओके, वो सेम आयनिक, उसकी जो कैटायन आयनिक की जो मोबिलिटी होनी चाहिए वो सेम स्पीड की होनी चाहिए, ओके, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। KCl इज नॉट यूज्ड विथ रॉड ऑफ Ag, माने KCl को Ag के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर KCl को Ag के साथ इस्तेमाल कर लिए तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फिर माने कि चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबके साथ भी।
फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एग्जाम में तुमको पूछेगा सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो ये डेफिनेशन ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, और उसका फंक्शन पूछा गया कई बार, ये वाला ये बहुत बार पूछा गया। तो ये इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ओके, इन इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन बोथ हाफ सेल, दोनों तरफ से हाफ सेल के मिक्सचर को मिलाने में, मान के मिक्स करने से बचाता है, मिक्स हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, उसका इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल जो बन रहा था चार्ज के आने की वजह से उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। पहले बोल दिया गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, ये जस्ट उसका उल्टा है, ये स्पॉन्टेनियसली है वो नॉन स्पॉन्टेनियसली, वह लिख दिया। ओके, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ इनडायरेक्ट रिडॉक्स, वहाँ डायरेक्ट, क्यों यहाँ कंटेनर दो है, वहाँ कंटेनर एक है। यहाँ पे बोला एनोड नेगेटिव है, वहाँ एनोड पॉजिटिव है, यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, वहाँ कैथोड नेगेटिव है, बता दिया। क्लियर हो गया। करंट, यहाँ पर करंट क्या होता है, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करता है, कहाँ गया यहाँ पे, कहाँ उल्टा गया, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड, कैथोड से कॉपर से, कॉपर से, हाँ एनोड, करंट यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर, और वहाँ पर करंट एनोड से जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये सब यूज हो बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है। पावर इज प्रोड्यूस इन द सेल, सेल के अंदर क्या कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, पावर प्रोड्यूस करेगा, आई पावर को खर्च करेगा, पावर को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज इज यूज, यहाँ सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया जाए, यहाँ सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही कंटेनर के अंदर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस इन डिफरेंट कंटेनर, वहाँ पर सेमी कंटेनर के अंदर डाला जाता है। ये बता दिया कि डेल्टा जी नॉट की फॉर्मूला NEF सेल होता है। अब तुम सोचो कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जैसे तो वहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब नेगेटिव फॉर्मूला में है तो यानी कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जहाँ पर भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वहाँ पर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू, तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस के लिए याद रखना। ओके, और डेनियल सेल में 1.1 वोल्ट आया था ई सेल की वैल्यू। ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और वो तो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव है, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव, इस फॉर्मूला से, ठीक है। अपोजिट साइन होता है दोनों का। ओके, ये मैंने बता दिया आपको सारी बातें, लोन ये सब सिखा दिया, सब सिखा दिया। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। और ये बात सब जो अगर इस सेल में बाहर से तुमने ये कितना दे रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.1 वोल्ट, और तुमने बाहर से वोल्टेज लगा दिया 1.1 वोल्ट से पक्का 1.1 वोल्ट लगा दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा दिया, मैंने कम लगाया, तो जैसे करंट फ्लो कर रहा था एनोड से, सॉरी कॉपर से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करता रहेगा। लेकिन अगर तुमने उससे ज़्यादा लगा दिया 1.1 वोल्ट से, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और करंट जो है एनोड से कैथोड की ओर बनने लगेगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वही लिखा हुआ है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है, तो आपका सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, कॉपर से एनोड, कॉपर से जिंक की ओर करंट फ्लो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर ज़्यादा लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, और बाकी बराबर लगा दिया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सारी बातें आपको लिखकर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैंने कि उस तरह बिहेव करेगा, वैसा ही बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बिहेव करेगा। ओके, ये मैं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ ना वहाँ पे। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें सवाल आता है। ओके, लेफ्ट हाफ सेल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखोगे लेफ्ट वाला, तब फिर लिखोगे, हमेशा जाना सॉलिड से स्टार्ट करना, सॉलिड में खत्म करना, यानी कि आयन बीच में होना चाहिए, ऐसे याद हो, आयन कहाँ होना चाहिए, तो ये दो यहाँ पर जिंक सॉलिड है, जिंक आयन है, आयन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो सॉलिड को पहले लिखेंगे, आयन को बाद में लिखेंगे। तो ये सॉलिड है, ये आयन है, ये इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, आयन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और फिर ये आयन, फिर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और बीच में सॉल्ट ब्रिज, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। ओके, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के बताओ जिंक क्या है, एनोड, कॉपर क्या है, कैथोड। लेफ्ट में होता है एनोड और राइट में होता है कैथोड। एग्जाम में पूछा हुआ, अभी टेस्ट अभी ऑब्जेक्टिव देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, बात समझा दिया, सारी बातें हमने समझा दिया है, सारी बातें हमने समझा दिया है, सारी बातें हमने समझा दिया। एग्जाम्पल सब टाइम में वेस्ट नहीं करना है, सारी बातें आपको पता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसको बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें सब टाइम देने की जरूरत नहीं है। सेल पोटेंशियल, ओके, सेल पोटेंशियल, पूरे सेल का जो पोटेंशियल आएगा ओवरऑल उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एक एनोडिक पोटेंशियल, एक कैथोडिक, एनोड का पोटेंशियल है एक, जैसे कि रॉड जो रखी हो तो किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसको चिपकाए ना, डालो ना उसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट और रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर सेल पोटेंशियल, दोनों अलग अलग एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ओके, हाँ, सेल पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर जो मापेगा वो क्या मापेगा, सेल पोटेंशियल मापेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापेगा, सेल पोटेंशियल मापेगा, वो पूरे सेल का मापता है, वो केवल एक इलेक्ट्रोड का मापता नहीं है, हाँ, याद रखना है, ठीक है।
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड, यानी कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। ओके चलिए, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमें कभी भी सेल पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड वाला, तो हमको कैथोड में से एनोड का पोटेंशियल का करना घटाना है। ये पोटेंशियल गारंटी के एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके हाँ ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे जिंक वाला में उसकी एसआरपी कम होती है, इसका जो कॉपर का एसआरपी ज्यादा होता है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक लूज करेगा। ठीक है, तो जिसकी एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन, ये याद रखना, काम आएगा। मैंने कि यहां पर कभी भी तुम निकालोगे ये इस ई नॉट सेल, तो हमेशा राइट में से लेफ्ट को घटाओगे, राइट में से, याद रखना मत, कोई बता दिया, राइट में से लेफ्ट घटाओगे, यानी कि कैथोड में से एनोड को घटाओगे। इस सवाल पूछा हुआ क्या बार। ओके 1.1 वोल्ट। चलिए, ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है सी, मैंने कि हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना करके उसकी हेल्प से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, और बाकी सारे इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल माने सेल पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। उससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या टेंडेंसी है, किसी और एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लूज करेगा कि गेन करेगा, ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, सारी बातें। ठीक है, इसको शी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसकी क्या नाम है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सही बोलो या नहीं बोलो, क्या बोला, सही या नहीं, शी या नी जो बोलो चलेगा। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को भरते हैं, नाम है इसलिए हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोड रखते हैं इसमें, इस प्लेटन का लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच हाइड्रोजन गैस इज टेकन एट 1 atm, प्रेशर फिक्स कर दिया गया, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लेने के लिए क्या इलेक्ट्रोलाइट तो लोगे, तो हाइड्रोजन आयन किससे मिलेगा, एसिड से, तो एसिड का हम लोग 1 मोलर कंसंट्रेशन डाल देते हैं। ठीक है, और उसमें प्लेटिनम का रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लोगे, इस बार चांस ज्यादा है। ठीक है, देख लो आप। हाँ रुको ना, बताते हैं। सी का लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया उसका एज्यूम कर लिया गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0, इनिशियल पोटेंशियल 0 होता है, उसी के हेल्प से सबको मापा जाता है। बोले ना कि हम लोग सेल्फ पोटेंशियल निकालते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर से निकलता है, लेकिन हमको एक इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो हमको डिफरेंस मिला वो, तो एक इलेक्ट्रोड निकालने के लिए अगला वाला को हम 0 मान लेंगे, जैसे हाइड्रोजन की हेल्प से सबका निकालेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस मान लिया, क्या मान लिया, रेफरेंस। ओके, तो उसका 0 माना जाता है, 0 वोल्ट। ओके, याद रखना, सी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, सॉरी, एक इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल करते हैं। सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सी कभी एनोड भी बन सकता है, सी कभी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सी को आपने ले लिया तो सी कैन एक्ट एज बोथ एनोड और कैथोड, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, एनोड की तरह काम कर सकता है। यहाँ ये जो सी देख रहे हो, ये सी है। ओके, ये तुम्हारा ये बड़का सा कंटेनर है, देख रहे हो, प्लेटिनम का ये बीच में रॉड है, ग्लास का ये ट्यूब है, प्लेटिनम का ये फॉइल है। ओके, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर गैस डाला गया है, इसे गैस का ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, और उसके बाद आराम से यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये सी का एक स्ट्रक्चर है, याद रखोगे, एग्जाम में आ सकता है, बना सकते हो डायग्राम। ओके, अगर सी एनोड की तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, सी इधर होगा, और बाकी दूसरा जिसका हमको निकालना है उसको राइट रखना पड़ेगा। अगर सी कैथोड होगा तो जिसका निकालना है उसको लेफ्ट रखना पड़ेगा, और सी को उधर क्लियर। हाँ बस हो गया, उसके साथ तो निकाल लेंगे। तो एनोड का निकालना है, तो जैसे एनोड पर, तो एनोड पे जानते हो ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, और जानते हो इसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान लिया है। ठीक है, एसआरपी 0 माना हुआ है, तो कैसे लिखोगे, प्लेटिनम सॉलिड, पहले उसका रॉड लिखोगे, फिर ये गैस का कि एनोड को पहले लिखा जाता है, और बाकी बाद में जो कैथोड आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, कैथोड बनेगा तो यहाँ पर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन करके S2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका 0 वोल्ट लेंगे, इसको लिखेंगे इधर, इसके पहले राइट में कुछ और लिखा जाएगा जिसका हमको निकालना है। यस 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 यस, जैसे हमको जिंक का निकालना है, जिंक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक को एनोड बनाएंगे और सी को कैथोड बनाएंगे। तो इस तरह करके हम यहाँ पर जिंक का निकाल लेंगे, जिंक का निकाल दिया। ओके, क्योंकि सेल पोटेंशियल वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा, किसे, वोल्ट मीटर से, उसको निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आंसर क्या जाएगा, -0.76 वोल्ट। ये जिंक का -0.76 वोल्ट आया, बहुत कम आया, निगेटिव ना आ गया, कम आया। निगेटिव आया मतलब क्या, कि इसके अंदर रिडक्शन का गुण नहीं है, ऑक्सीडेशन का गुण है। ओके, क्योंकि ये एसआरपी है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या नाम इसका बताओ, +2 से 0 यानी रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लोग को निकालना है। तो ये नेगेटिव आया, इसका ये मतलब है कि ये रिड्यूस माने गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन देगा। जिसका नेगेटिव होगा, जिस इलेक्ट्रोड का, समझना कि वो रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि वो ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉपर का प्लस आएगा। ओके, देखो कॉपर का प्लस, कॉपर के केस में कॉपर को बनाएंगे कैथोड, सी को बनाएंगे एनोड। ओके, तो इस केस में कॉपर का 0 पॉइंट कितना आता है, 3-4 वोल्ट आता है, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा, हाँ ये बात है। इसी तरह सबका निकाल दिया गया, सबका निकाल दिया गया।
जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, कौन सा तुम कितना मात्रा में डाल रहे हो, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट पर अलग डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के मात्रा पे अलग डिपेंड करेगा, फिर इलेक्ट्रोड जो डालोगे उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ये सब ऑब्जेक्ट में आ सकता है शॉर्ट टर्म में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा, सरकाना, मगल, मंजनकर, फ्यूजर, कोनी, सर्वम, हैको, आइसोमर और ब्रोकल गॉफ। ये पूरा ऊपर सबसे ज्यादा जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब समझे, ज्यादा रिएक्टिव यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, नेगेटिव में ज्यादा होगा, नेगेटिव में यही बोलो कम होगा, ठीक है। तो ये लिथियम का एसआरपी वैल्यू सबसे कम होता है नेगेटिव में, सबसे कम बोलो, माने सबसे कम होता है, सबसे कम, और सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का एसआरपी वैल्यू। सबका पॉजिटिव होगा, सबका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि उसकी एसआरपी कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ये बात है, ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। ये वही बात सब लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है, ओके। मैक्सिमम एसआरपी किसकी है, किसकी है, फ्लोरीन की 2.87, ओके। फ्लोरीन की एसआरपी सबसे ज्यादा है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत उसकी सबसे ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो खुद करेगा रिडक्शन, क्या करेगा, तो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, ठीक है। और लिथियम की एसआरपी वैल्यू सबसे कम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन बल्कि इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, पावरफुल बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोचो जिसका एसआरपी जितना कम होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। इस पे सवाल पूछा हुआ है, ये बता दिया हमने। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करके हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट बोलो, ये वीकेस्ट है, और ऐसे बोला फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जिस खुद का रिडक्शन करेगा तो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसको बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बनता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्लोरीन की एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन करेगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, ओके। और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, ठीक है। बाकी वीकेस्ट को छोड़ दो, वीकेस्ट में उल्टा हो जाए। ऑब्वियसली जब फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन ही वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। और लिथियम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो वही वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वही बोलने के तो रटने की जरूरत क्या है इसको, ओके। समझ में आया कि नहीं बात को, अरे समझे कि नहीं। तो जिसका एसआरपी जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा, मेटल के लिए। और नॉन मेटल एसआरपी देख लो, खत्म, टट्टा बाबा, ओ बाबा हो बबैया हो बबैया बबैया हो बबैया बबैया हो बबैया बबैया हो बबैया। एप्लीकेशन टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर कर सकते हैं, अभी सवाल भी करेंगे। डोंट टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ जिसकी एसआरपी कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, ओके। टू इसके लिए मेटल के लिए, और नॉन मेटल केस में एसआरपी ज्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा, ठीक है। टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का इस्तेमाल निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आ जा जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर मैंने पहले बोल दिया कि एसआरपी जितनी ज्यादा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा, और जिसका रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे बोला जिसका एसआरपी जितना कम होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजिली, इसका मतलब अपना ऑक्सीडेशन किया तो खुद बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका एसआरपी जितना कम वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। जैसे मेटल जो होते हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, ओके। वो सारी बातें हमने लिख दिया है। मेटल बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सारी बातें हमने लिख दी है। ओ ये सवाल दे दिया। अब बोले इसमें कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल, तो जिसकी एसआरपी जब कम बताओ किसकी कम है एसआरपी, सबसे कम ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उससे कम ये और सबसे ज्यादा ये, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर ये रखेगा, उसका दिया, और सबसे कम ये। और ऑक्सीडाइजिंग में जैसे उल्टा कर दोगे तो देखो लिखा हुआ है अरेंज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए इसका फिर इसका फिर इसका, तो ये कौन है बी, ये हो गया ए, तब सी, तो हो गया बी ए सी, क्लियर हो गया। हाँ रिड्यूसिंग पावर भी तुम कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टिविटी मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में जिसके एसआरपी जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, मेटल के केस में जिसके एसआरपी जितनी कम उतना ज्यादा रिएक्टिव, ओके बता दिया, क्लियर है ये सारी बातें। अब मैंने बोला था सुनो, जिस मेटल का ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, मेटल विथ लो एसआरपी डिस्प्लेसेस, मान लो दो मेटल है, ठीक है, दो मेटल है, जिसकी एसआरपी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जानते हो जैसे जिंक का कॉपर है,
कॉपर का एसआरपी वैल्यू मैंने दे दिया, तो जिंक का होता है, जिंक का एसआरपी देखो -0.76 वोल्ट और कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। मैंने तुमको डेटा दे दिया तो तुम देखने से लग रहा है कि ज्यादा रिएक्टिव है ये, तो जो जिसकी एसआरपी कम होगी ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन मैंने लो एसआरपी वाला हाई एसआरपी वाले को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन हाई एसआरपी वाला लो एसआरपी वाले को डिस्प्लेस, क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी कम होगी इसलिए। तो कॉपर की एसआरपी ज्यादा है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसलिए जिंक को वो बोलो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आया? आया कि नहीं आया? सारी बात नॉन मेटल वाला एग्जांपल सब दे दिया मैंने, ठीक है हटाओ। ओके, मेटल ऑक्साइड्स, हाँ भाई वही सब समझा, ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर करने की जरूरत नहीं है। कैटायन एनायन, ओके सर, ये सारी बात हो गई। ओके, इससे निकलना है तो कैथोड में से एनोड का एसआरपी का करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए। हाँ, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा तो रिएक्शन हुआ, अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा। अब तुमको क्वेश्चन इस टाइम में कैसा आएगा, बोलेगा कि एक कंटेनर के अंदर, ध्यान सुनो इंपॉर्टेंट, यहाँ बदल देता हूँ, डेल्टा जी के बारे में ये थ्योरी बता दिया था मैंने भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड ऑलवेज दो। जब भी तुमको इस तरह का सवाल बोलेगा कि क्या हम सुनो कब बोलेगा कि इस कंटेनर में या जिंक के कोई रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुमको, ठीक है। क्या करना उस सवाल में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट को कैथोड मानना, क्या मानना, इलेक्ट्रोलाइट को कैथोड मानना ऑलवेज, और कंटेनर या रॉड या वेसल जो भी बर्तन बोले उसको तुम एनोड मानना, क्या माना, सवाल दिखाता हूँ। ओके, देखो जैसे कैन बी स्टोर जिंक सल्फेट इन कॉपर कंटेनर, क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं? कब रख सकते हैं? जब रिएक्शन नहीं होगा तो रख सकते हैं, और रिएक्शन हो जाएगा तो रख। तो अगर तुम्हारा रिएक्शन हो गया यानी कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है। ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आई, इधर रिएक्शन नहीं हुआ यानी कि रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए। तो देखो पहले निकालो जिंक, मैंने क्या बोला, यहाँ कौन इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, उसको बनाओगे एनोड, क्या बोला था, कैथोड, सॉरी कैथोड, क्या बनाओगे, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट को हमेशा क्या बनाओगे, कैथोड, और कॉपर को बनाओगे तुम एनोड, कैथोड एनोड हो गया। अब क्या करोगे, हम लोग हमेशा वैल्यू तो जानते हो, ये दिया रहेगा कुछ में, चिंता नहीं करना, ये वैल्यू इतना होता है, इससे निकालना तो कैथोड में से एनोड घटा दोगे, कैथोड क्या लियो जो -0.76 वोल्ट, और ये एनोड घटाओ, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, मतलब कि रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ तो इसको रख सकते हैं, तो लिखो ऐसे बना सकते हो, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फिजिबल, जिंक सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन Cu कॉपर, यानी कॉपर के कंटेनर में डाल सकते हो। ओके, समझ आया? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, समझ बात को, इसलिए रिएक्शन ही नहीं होगा। भाई बात यहाँ पर देख लोगे, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, इसको पढ़ना है, इसलिए। हाँ, सेल पोटेंशियल जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, वो स्टैंडर्ड कंडीशन निकाला गया। एक नॉस्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला को नॉस्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इस पर टाइम लगा, मतलब कि हमको अगर मान लो कि 1 मिनट के लिए हम लोग निकाल लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, अब हमको कंसंट्रेशन चेंज कर देगा तो हमको कैसे सेल पोटेंशियल निकालेंगे, तो वो नॉस्ट क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन बताओ, नॉस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्ट क्वेश्चन का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया रहेगा, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओके, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या चार्ज बोलो, और एन लिखा होगा, देखो तो लिखा होगा ना, टी टेम्परेचर, ओके, एन होगा एन फैक्टर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ओके, बता दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सब छोड़ो, लॉ का वैल्यू सब छोड़ो, ये सब बताए होंगे, सब को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ओके, या सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये, ठीक है, ओके, ये सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके गाइज, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में सेल पोटेंशियल माने कि कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, माने कोई दो सेल आपस में, माने कि सेल जो है उसका एनोड और कैथोडिक वाला जो कंटेनर है वो अगर इक्विलिब्रियम में आ गया यानी कि उसका सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो नहीं होता क्योंकि वो एक मोलर कंसंट्रेशन में होता है, लेकिन सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे आने पर सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो जीरो बोलो, कितना बोलोगे, जीरो, बस इतना याद रखो, ठीक है। और याद रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला जो होता है वो डेल्टा जी इक्वल टू बता ही दिया, माइनस एन ई एफ सेल होता है, सब बता दिए हैं, सब बता दिए। इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हो गया है, जो चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे वो बताया जाएगा। ओके गाइज, हाँ, पीएच कभी निकालना होगा, पीएच कभी कभी क्या होता है कि सेल पोटेंशियल देता, बोलता पीएच बताओ, पीएच दे देगा तो बोलेगा उसका सेल का बोलो पोटेंशियल बताओ, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के गुना कर सकते हो, सीधे पीएच का वैल्यू दिया 0.5 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेल पोटेंशियल आ जाएगा, नहीं, ओके, बता दिया। ये हो गया तो ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, 0.59 से गुना कर दोगे, या 0.06 भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ गुना कर बता दिया मैंने, ओके, जैसे पीएच दिया हुआ है तो पीएच से हमने कर दिया, जैसे पीएच निकालना, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, ओके, माने से, और हमने पुट कर दिया, पीएच निकल गया, पीएच 3 निकला, और पीएच निकल गया तो वहाँ से तुम आराम से क्या चीज़ है ये, वो नहीं तो पीएच समझाया कि पीएच क्या होता है, पीएच ये है
और पीएच का फॉर्मूला ये होता है, ये तो 11th क्लास में पढ़े हो, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन देगा तो तुम पीएच निकाल सकते हो, -10 का पावर -3 है तो पीएच 3 हो जाएगा, ठीक है, ये सब जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसमें। कंसंट्रेशन सेल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना कंसंट्रेशन सेल जो है एक तरह का एक ऑब्जेक्टिव इसमें आया हुआ है। कंसंट्रेशन सेल वो सेकेंडरी सेल होता है, कौन सेल होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, वो भी तुम्हारा सेकेंडरी सेल है, ये भी क्या है, सेकेंडरी सेल है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसका 0 होता है, क्योंकि सेम मटेरियल का बनाया जाता है दोनों, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा, ये खत्म हो गया, तो इस पर हमको टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया है, क्या पढ़ाया बापू बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया, पहला हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। कंडक्टेंस का क्या मतलब बताओ, कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनेगा, उसको स्टडी करें। एग्जाम में दोनों में पूछा हुआ है, तो एक चीज सुनो, ऐसे सुनो, एक तो होता है मेटालिक कंडक्टर, अरे कंडक्टर सुने हो ना, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कंडक्टेंस शो करता है। एक होता है केमिकल वाला कंडक्टेंस, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे हमारे कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी में डाल दिया, आयन में मूव करने लगेगा, उससे तार जोड़ दो, बल्ब जलने लगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। जैसे कि सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुनो, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। क्यों? क्योंकि सॉल्ट आयन में टूट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। तो मेटालिक कंडक्टेंस होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ये होता है आयन के मूवमेंट के कारण, आयन के मूवमेंट के कारण। तो लिखा हुआ इट्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट्स चार्ज कैरियर्स आर आयंस। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वहां केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जब बताओ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के, माने एक जगह से एक स्पीसीज जाएगा, एक जगह जमा होगा, एक जगह से निकलेगा, तो मास का डिपोजिशन तो होगा, तो यहाँ पे मास फ्लो करता है, बट यहाँ पे मास फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास से फ्लो करता है, एक जगह मोटा होता जाता है, एक जगह पतला होता जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान दो, मेटालिक कंडक्टेंस में तुम पढ़ोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ओके, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन और स्पीड भागेगा, ओके, याद है कि नहीं है, ये भूलने लगे हो, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। मेटल के अंदर, मेटालिक कंडक्टर अंदर उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, है ना। बट यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जिस इलेक्ट्रोलाइट को तुम लिए हो, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका गाढ़ापन कम होगा। गाढ़ापन, जैसे मान लो शहद है, शहद गाढ़ा, एकदम गाढ़ा, गर्म करोगे तो पतलापन होगा, तो उसके अंदर आयन को मूवमेंट करने में आसानी होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, सॉरी, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। हाँ, यहाँ पे फैराडे लॉ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ फैराडे लॉ, ये फैराडे लॉ फिजिक्स वाला नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, ये फैराडे लॉ यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का है, जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर अंतर है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछ सकता है जरूर में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो आयन के मूवमेंट के कारण, आयन के मूवमेंट के कारण जो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के कारण, तो वो कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, उसकी कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे, बोलो क्या बोला मैंने, वो इलेक्ट्रोलाइट आप कॉपर सल्फेट ले रहे हो, कि जिंक सल्फेट ले रहे हो, कि आयरन सल्फेट ले रहे हो, कि लेटराइट ले रहे हो, कि सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हो, सब पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अलग लगाएंगी, यानी कि वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट ही बोल सकते हो, सॉल्वेंट के नेचर पे, सॉल्वेंट मतलब किस में तुम डाले हो उसको, पानी में डाले हो, शहद में डाले हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद कितना मात्रा में डालो, 1 मोलर लियो कि 2 मोलर लियो कि 3 मोलर लियो, उसकी मोलरिटी पर डिपेंड करेगा। चौथा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स, ओके, दैट यू शुड रिमेंबर। अब ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, अब मेरी बात ध्यान सुना, अगर तुमने सुनो, सोडियम में और पोटेशियम में, सोडियम छोटा है और पोटेशियम बड़ा है, तो वो अपने ओरिजिनल अवस्था में सोडियम का साइज छोटा है, सोडियम आयन का, और जैसे तुमने NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस Cl माइनस में मिलेगा, अरे समझे, अरे बोलो ना। और KCl को तुमने पानी में डाला, K प्लस और Cl माइनस बना, तुमको बोलेगा NaCl का वाला ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शो करेगा कि KCl वाला, तो तुम पहले देखोगे जो ज्यादा भागेगा वो ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा, है ना रे। तो Na प्लस साइज में छोटा था, लेकिन पानी में जाने के बाद वो मोटा हो जाता है, फुल करके पानी ज्यादा पी लेता है, छुटका पानी ज्यादा पीता है, समझे, ऐसे याद रखोगे। तो छोटे साइज का हाइड्रेटेड साइज, यानी पानी के साथ मिलने के साथ वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा साइज हो जाता है। और छोटा वाला ज्यादा पानी नहीं पीता है, बड़ा वाला ज्यादा पानी, तो Na छोटा है एक्चुअल में, बोलो Na साइज एक्चुअल में, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। अरे पोटेशियम लोगे, पोटेशियम बड़ा होता है, लेकिन इसकी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब, मानी पानी को हाइड्रेट ज्यादा नहीं करता है, इसका साइज छोटा होता है। तो तुमको बोलेंगे बताओ कि कैटायन का ये KCl में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आएगा तो NaCl में आएगा, नहीं KCl में, अभी बताएं बकलोली का,
एक्चुअल में के प्लस का साइज बड़ा है, लेकिन जब पानी में जाएगा तो उसका साइज छोटा होगा, और Na प्लस का साइज छोटा है तो पानी जाने का उसका साइज बड़ा, फूल के तुम्मा हो जाएगा। ये जो कहीं को पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको घेर लेते हैं, तो छोटे वाले को इतना घेरते कि वो बड़ा हो जाता है, और बड़े वाले को ज़्यादा घेरते छोटा हो जाता है। समझे बात को? तो याद ना कि छोटे साइज के आयन का हाइड्रेटेड साइज बड़ा होता है, और बड़े वाले आयन का हाइड्रेटेड साइज छोटा होता है। बस ये याद रखना। क्लियर हो गया? तो Na प्लस और Cl माइनस में Na प्लस का साइज बड़ा है और Cl माइनस का साइज छोटा है। एक्वस लिख दिया, एक्वस बोलो हाइड्रेटेड साइज। एक्चुअल में Na प्लस छोटा है, Cl माइनस बड़ा है, लेकिन जब वो पानी में जाएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा होगा वो ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा, तो Cl माइनस ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, छोटे वाले की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो लिखा हुआ है। गैस वाले में साइज छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, उल्टा जब पानी में डालो तो साइज का हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा। और आयनिक मोबिलिटी यानी कि जितनी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी तो जिसका हाइड्रेट साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसकी मोबिलिटी होगी, उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ये सारी बातें हमने कल एक क्वेश्चन में आएगा अभी। ओके, अब एक रेजिस्टेंस तो बचपन से पढ़े हो। रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक अपोजिशन है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है किसी इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा है, यानी कि शहद है, शहद का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पानी का रेजिस्टेंस कम होगा। शहद गाढ़ा है ना, तो आयन को मूव करने में दिक्कत करेगा। क्लियर हो गया? ओम इसका यूनिट होता है। और एक होता है, सुनो, ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का कंटेनर बना दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, और इसका बर्तन का एरिया ले लिया ए, क्या ले लिया ए। वहाँ फिजिक्स में कैपिटल ए ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एरिया प्लेट है, ये क्या है? एरिया ऑफ, क्या कि बैटरी में देखो तो प्लेट लगाता है भाई। और एल हो गया दोनों प्लेट के बीच की दूरी, सेपरेशन। ओके, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टर का लेंथ, यहाँ पर दूरी। क्लियर हो गया? अब सुनो, अच्छा से सुनो, एक सेल जब बनता है तो लेंथ और एरिया का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि तुम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे, मात्रा चेंज करोगे कम ज्यादा, लेकिन उसका प्लेट का एरिया चेंज नहीं करोगे। दोनों प्लेट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है जब एक बैटरी बनता है। तो याद रखना है कि वो एल और ए का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? इसको जी से लिखा जाता है। कुछ समझ आया? आता माजी से टकली, समझे कि नहीं? कहा गया सेल कांस्टेंट, एल बाई ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। पता है, ये सब बचपन में पढ़े हो। ओके, चलो लिख दिया सेल कांस्टेंट। एग्जाम में पूछा हुआ सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? तो लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर ले हुआ, ऐसा यूनिट नहीं पूछता, यहाँ पे यूनिट पूछता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो पर सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? सेल कांस्टेंट की यूनिट पर सेंटीमीटर होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेल कांस्टेंट का ये फॉर्मूला याद रखना, एल बाई ए, लेंथ को एरिया से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ओ, जानता है, बचपन में जानते हो, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस के उल्टा को। अब यहाँ पर वहाँ पर मेटल पड़े थे, यहाँ पर लेकिन हमारा बर्तन है ना, कंटेनर है ना, तो क्या करेंगे, लेंथ का वैल्यू 1 रख दो, एरिया का वैल्यू 1 रख दो। तो लेंथ 1 सेंटीमीटर हो गया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर हो गया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml भी बोलते हैं। तो कोई भी बर्तन, ऐसा बर्तन है उसके अंदर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है, उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, लिखा भी हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हमने समझा दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, वहाँ पर ओम मीटर, यहाँ ओम सेंटीमीटर, बस वहाँ पर ऐसा यूनिट बोलते हैं फिजिक्स में। और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होता है। ओके, चलो यूनिट अब बताओ, इसका रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है, तो इसका हो जाए पर ओम, पर ओम को ही साइमन कहा जाता है, या महो भी लिखते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस का रो एल बाई, तो जी का हो जाए बर बाई आर, आर को लिखो आर तो उल्टा ए बाई रो एल, ए बाई एल को जी भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एल बाई ए को जी, तो 1/g लिख सकते हो उसको, दिखते हैं साइमन। ओके गाइस, एक होता है रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी के उल्टा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कप्पा से, फिजिक्स में सिग्मा से लिखो, यहाँ पर कप्पा से लिखा जाता है, तो ये उल्टा हो गया। ओके, कप्पा इक्वल टू एल बाई आर ए, एल बाई आर ए, तो एल बाई ए को जी बोलते हैं, वन बाई आर को जी, वन बाई आर को बोलते हैं जी जी, और एल बाई ए को जी स्टार। ये हो गया सेल कांस्टेंट है, ये हो गया कंडक्टेंस, लिख दिया कि कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार। इसकी यूनिट क्या होती है? जस्ट ये को, क्योंकि तुमको पता है कि कप्पा का रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, इसका होता है पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, तो उसका लिख दोगे साइमन पर सेंटीमीटर, जो भी है। और ये तुम डेफिनेशन से करोगे सर कि अगर तुमने एल की जगह 1 ले लिया, ए की जगह 1 ले लिया, ओके, और जो उसका जी होगा वही उसका कप्पा होगा, यानी कि
1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी। यहाँ पर याद ना, इस चैप्टर में जब भी कंडक्टिविटी बोलेंगे समझ आना कि वो कप्पा की बात हो रही है, कंडक्टेंस की बात हो रही है तो कप्पा की बात होगी। कप्पा मतलब कंडक्टिविटी यानी कि के का फॉर्मूला जी इंटू जी स्टार। ओके, लिख दिया। द कंडक्टेंस एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। ओके, ये VBI लिखा भी हुआ है। द डेफिनेशन लिखोगे तो ये लिखोगे, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या कंडक्टेंस पूछते ये बोलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है मोलर कंडक्टेंस। क्या होता है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लोगे, अभी बोले 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, माने वॉल्यूम के एतबार से 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, और एक मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन है। मोलर कंडक्टेंस बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम। एम क्या? मोलरिटी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरिटी, याद ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसकी यूनिट होती है, ओके, क्या होती है बताओ, कैसे निकालोगे? कप्पा का पर ओम पर सेंटीमीटर, मोल मोलरिटी है ना, तो मोल पर लीटर होता है ना, यहाँ पे मोल पर ml लिख देंगे। अब यहाँ से देखो, ये सेंटीमीटर को लिख देंगे, कहाँ गए सेंटीमीटर को, ऐसे ना दो पर ml ऊपर चला गया, पर ml 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यों कहते हैं? तो वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये पर ओम को साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, कप्पा का ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोलर से रिलेटेड है। मोल पता हो तो तुम ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी। ओके, जो भी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे n फैक्टर से। ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जैसे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरिटी, और यहाँ बस नॉर्मलिटी आया था। क्या आया था बताओ? और हमको आप कुछ नहीं करना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमको क्या करना है, ये काम पड़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर पता है, माने मोलर कंडक्टिविटी होता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हो n फैक्टर से भाग करके, या उल्टा करो, यहाँ से उल्टा करो। अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी पता करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे दिया है, तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? ओके, किसको? मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। कई बार एग्जाम में ये इस पर सवाल पूछा हुआ एक बार। ओके, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आपको n फैक्टर से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका यूनिट ग्राम पर इक्विवेलेंट है। देखो, रेजिस्टेंस का ओम, जी का पर ओम या साइमन, और जी स्टार LY पर सेंटीमीटर, रो का पर ओम सेंटीमीटर, कप्पा का पर ओम पर सेंटीमीटर यानी कि साइमन पर सेंटीमीटर। अब मोलर कंडक्टिविटी का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसका इक्विवेलेंट का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ या डाइल्यूशन करने से क्या होता है? कंसंट्रेशन घटता है, पता है, याद है ना? डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घटता है। तो ये मैं सीधी सी बात बताता हूँ, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घटता है, ये बात बता दिया मैंने। यहाँ पे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयन में टूटना। ठीक है, आयन में देखो एक चीज़ समझना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब समझते हो, जिसका अल्फा का वैल्यू 100% हो, यानी कि 1 हो, मैंने पूरी तरह टूट जाए। जैसे मान लो तुमने NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl को पानी में डाला, 100 मोल डालोगे, 100 मोल टूट जाएगा, पूरी तरह टूट जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब उसमें आयन के टूटने का, अब तुम उसमें अगर पानी डालोगे बाहर से ऊपर से, तो उसमें आयन, तो अब उसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट, अनडिजोल्व इलेक्ट्रोलाइट तो है ही नहीं, अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट तो है ही नहीं, तो पानी डालने से वो और एक्स्ट्रा टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, ऑलरेडी टूट चुका तो क्या टूटेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पूरी तरह टूटता नहीं, जैसे 5% टूटा, 95% बचा हुआ, तो पानी डालोगे तो जो बचा हुआ थोड़ा थोड़ा रहेगा, वो भी टूटा होने लगेगा, तो वहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, ये याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो लिखा लिखा टोटल आयंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं यहाँ पहले लिखा है, टोटल आयंस रिमेन्स कांस्टेंट ऑन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टोटल आयन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि वो टूटा पूरी तरह नहीं था, पानी डालने से और टूटता जाता है। ओके, बता दिया है। तो अब आयन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, तो लिखा हुआ है कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ये इस केस में कहाँ गया? कंसंट्रेशन। हाँ ठीक है, सही गलत बोलते हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन कप्पा कंसंट्रेशन, माने कि ऑब्वियसली है कि जैसे तुम कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने से पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। और कंसंट्रेशन कम होगा तो कप्पा भी क्या होगा? कम होगा। कप्पा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है, इसलिए रीजन दिया हुआ, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी का ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन करने से, क्या करने से? क्योंकि डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो कंसंट्रेशन घटेगा मतलब कि आयन की संख्या बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, यहां तक जाता है मैक्सिमम। ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए?
धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, मैंने कि ज़्यादा स्लोप नहीं है, कम स्लोप है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ज़्यादा स्लोप तो तेज बढ़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अल्फा की वैल्यू करीब करीब 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ओके ये अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो उस केस में अचानक अगर तुम पानी डालते जाओगे तो कंसंट्रेशन घटने पे बहुत तेजी से बढ़ने लगता है मोलर कंडक्टिविटी, बहुत तेजी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अब सोचो कि जैसे तुमको बोलूं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर कंसंट्रेशन तुम घटा रहे हो, यानी पानी डाले, यानी कंसंट्रेशन घटा रहे हो ना, ओके, तो कंसंट्रेशन घट रहा, एक टाइम आएगा कि कंसंट्रेशन घटते कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो की ओर अप्रोच करेगा। जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, यानी कि नमक बहुत पानी इतना डाल दिया, नमकीन पना खत्म हो गया, कंसंट्रेशन खत्म उसका, ओके, मैंने कंसंट्रेशन जीरो, तो उस केस में जो कंडक्टिविटी आएगा उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? या उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एलिजन पे, मैंने कि उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एलिजन, ओके। मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वही बात यहाँ बता रहे हैं हम, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीजेस शार्पली ऑन डायलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बता दिया। द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ओके, for weak electrolyte and limiting molar conductivity cannot be calculated with the help of graph on exploitation, okay, sorry, extrapolation, मैंने बढ़ा करके देखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम बढ़ा के तुम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि लाइन है, बट इसमें अगर तुम बढ़ाओगे तो कभी काटेगा नहीं, कहीं ग्राफ है, ओके, एकदम शार्पली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तेज से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कोलोरास लॉ का, कौन लॉ का? वही है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो ऑन डाइल्यूशन इज कॉल्ड, ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको ये बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो, या इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो कंसंट्रेशन जीरो हो ही जाएगा, गारंटी है। तो इसको बोलने का तरीका होता है, कोलोरास लॉ वही कहता है कि अलग अलग आयन, अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइट का वजह से हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना, तो उसके अलग अलग आयन का मोलर कंडक्टिविटी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, बस ये सम को बोलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि अगर मुझे NaCl कहता है Na का अलग RCl का अलग, दोनों को जोड़ देंगे, बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसमें समय नहीं लगाना। एप्लीकेशन है कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ से नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ओके। तो ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने आपको, देखो, चलिए हटाइए, सब हटाइए। उसका अल्फा का फॉर्मूला होता है, ये याद आना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट, ओके, याद आना है, ठीक है, ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला सब हटा, हो गया खत्म, ये स्लाइड हमने खत्म कर दिया, हटाइए। इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है सर? बहुत ईजी है, ध्यान दो, कभी भी एक ही कंटेनर के अंदर एनोड भी है, कैथोड भी है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें एनोड पे होता है रिडक्शन, सॉरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, मैंने सब कुछ एनोड तो बोले थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। लेकिन वहां पे एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव था, बट यहाँ पे एनोड पॉजिटिव, एक ही सेल है, डायरेक्ट रिडक्स होता है यहाँ पे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, जो भी तो एनोड पे आएगा एनायन, इलेक्ट्रोलाइट पे एनायन भी कटन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटा होता है, तो एनायन जाएगा एनोड पे और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कटायन जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओके। और इस प्रोसेस में चूंकि ये पूरे प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, यानी इलेक्ट्रोलिसिस मतलब समझे, बिजली की मदद से केमिकल को तोड़ना, ब्रेक करना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब तोड़ना, जैसे हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की मदद से तोड़ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना, ठीक है। तो ये तो याद रखना, एनोड पे आनायन आएगा, कैथोड पे कटायन जाएगा, एनोड पॉजिटिव है, ओके, तो एनोड पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा, सिंपल सा बात है, वे लिखा हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, यहाँ पे बोले थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, ओके भैया। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, देन आयन मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, एंड गेट डिस्चार्ज, वहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज जो खत्म कर देगा, जैसे ए माइनस गया तो ए माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ए जीरो में चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, ओके। द सेल इन विच, जिस सेल में इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करवाई जाती है उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अ कैटायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, कैथोड, एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। सारी बातें हमने कर ली, ओके, ये बता दिया, ओके। अब दो तरह का स्टडी होता है कि कितना मात्रा में, दो गौर से, एक होता है सिर्फ कि कौन सा आयन कहाँ क्या जाएगा, क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ जाएगा, कौन गैस कहाँ बनेगा ये पता चलेगा, लेकिन कितना बनेगा
तो दो स्टडी, एक है क्वालिटेटिव स्टडी, एक होता है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ में थोड़ी देर पहले, थोड़ी बाद, और अभी पढ़ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना पता करना, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा, उसकी बात आगे, ठीक है। हम चलो अब तुमको याद रखना, सुनो 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 सुनो, सिंपल सा बात बता रहे हैं, ओके। इस टेबल को याद रखो, ठीक है। जो कौन सा माने कि हो सकता है कि कहीं पर एक, मान लो कि एक अनायन है, एक कटायन है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, अनायन को एनोड पे भेज दो, कटायन को, लेकिन कहीं पर दो ठो अनायन है और दो ठो कटायन है, तो उसमें तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन जीतेगा, ओके। जैसे हाइड्रोजन H+ भी है, सोडियम प्लस भी है, तो ओके H+ भी है, और तो H+ जाके कटायन है तो कैथोड पे चला जाएगा H+, और जीत जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद आना, ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमको पसंद नहीं है, हमको ये पसंद है। अब भारी भरकम वाला तो बिल्कुल नहीं जीत जाएगा, भारी भरकम जो हल्का होगा वो भागेगा, ऐसे याद रखो, मैं ट्रिक बताता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे या कैथोड पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड तुम्हारा इनर्ट है कि एक्टिव है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना मात्रा में ले रहे हो, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना तुम बिजली पास कर रहे हो। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में सुनो, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है, अब ध्यान देना। NaCl का मोल्टेन NaCl को लोगे, उसमें पानी तो है नहीं, मोल्टेन है, तो NaCl में Na+ है, Cl- है, Na+ जाएगा, Na+ हो गया कटायन, कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे मिलेगा सोडियम, और क्लोरीन माइनस जो एनायन है, माइनस को एनायन बोलते हैं, तो जाएगा एनोड पे, यानी कि एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगा, खत्म। पूछेगा कि NaCl मोल्टेन NaCl है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे एनायन आएगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, खत्म, क्योंकि यहाँ क्लोरीन एनायन है, समझे। अब अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक्वस NaCl लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस NaCl में, तो वो तो NaCl में Na+ भी है, Cl- भी है, एक्वस तो पानी है तो H+ भी है, OH- भी है, क्या है, लेकिन अब बताओ H+ भी Na- भी, तो जितना कौन है H+ जाता है कहाँ, प्लस जाएगा, कटायन जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। Na नहीं जीता क्योंकि ये छोटा है, ये ऐसे याद रखो, ठीक है, कभी बोलोगे नहीं। और Cl- में OH- में Cl छोटा है, यानी कि इसमें दो एटम है, यहाँ अकेला बेचारा, तो ये जीत जाता है, तो क्लोरीन गैस मिलता है। तो याद ना, एक्वस N2 यही देखो, मोल्टेन NaCl करोगे तो इसमें बनता है एनोड कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन गैस, ओके। और यहां भी देखो, यहां भी एनोड पे कुछ मिलेगा, क्लोरीन गैस ही मिलेगा, लेकिन कैथोड पे सोडियम नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, बस खाली हाइड्रोजन गैस चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। और अगर कहाँ गया, एक्वस NaCl यूजिंग एज, हाँ, मरकरी का अगर इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहाँ पर जो प्लेटिनम रॉड है, प्लेटिनम रॉड है, यानी कि इनर्ट है, ये क्या है बताओ, बट एक रॉड इस्तेमाल किया, मरकरी का इस्तेमाल करोगे तो मरकरी का रॉड लेने पे सोडियम अम्लगम बनता है, क्योंकि सोडियम मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है, सोडियम अम्लगम लिखा भी हुआ तो भैया, क्लोरीन, अब सोडियम अम्लगम मिलता है, सोडियम मिलता है, 3 केस हम लोग सोडियम में देख रहे, ध्यान सुना। सिर्फ मोल्टेन NaCl लोगे, ओके, मोल्टेन NaCl, तो एनोड पे तो क्लोरीन ही मिलेगा, एनोड पे तो तीनों केस में क्लोरीन नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है तीनों केस में, लेकिन मोल्टेन NaCl में इस पे कैथोड पे कटायन है तो Na मिलेगा, और एक्वस लोगे प्लेटिनम रॉड के साथ लोगे तो तुमको H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और ये तुम मरकरी के साथ लोगे तो हम सोडियम अम्लगम, पानी पी लो ना, दोनों पानी पिला दो ना, ओके। तो सोडियम अम्लगम मिलेगा, क्योंकि सोडियम अम्लगम की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सारी बातें हमने कर लिया, बाकी सब ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कर लेना आप लोग, ये सब मुझे एक्वस वाला बताना था, बता दिया मैंने, ये NaCl वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, ये वाला एक तुम लोग पढ़े हुए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अच्छा एक शब्द बताता हूँ, जब भी डाइल्यूट H2SO4 बोले, ऐसा नहीं लगा, क्या बोले, बोलो डाइल्यूट H2SO4 बोले, डाइल्यूट कभी बोले ना, डाइल्यूट कुछ हो, जैसे बोले डाइल्यूट NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा नहीं लगा, डाइल्यूट का मतलब खाली पानी है, क्या है बताओ, तो पानी में जानते हो H+ OH- H+ जाएगा प्लस कटायन कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और OH जाएगा तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा, खत्म, इतना याद, ठीक है। अगर डाइल्यूट शब्द कभी बोला तो हाइड्रोजन गैस बना दोगे कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस बना दोगे, खत्म, चाहे कुछ भी हो। डाइल्यूट H2SO4 बोला ना, ये डाइल्यूट H2SO4 या खाली पानी बोल दिया कस, तो तुम एनोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, बस खत्म, टट्टा बाय, क्लियर हो गया। डाइल्यूट NaCl बोल देंगे तब भी भाई आंसर, डाइल्यूट Na बोल देंगे तभी आंसर, भाई समझे बात को, बोलना नहीं है, डाइल्यूट खाली पानी है उसमें अंदर, ठीक है। ओके, सारी बातें, ये है तुम्हारा एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, ओके। पढ़े हो कॉपर का रिफाइनिंग किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, इसमें कॉपर का रॉड लिया जाता है, और एनोड जो होता है वो पतला रॉड लेते हैं, कैथोड इसको मोटा लेते हैं, याद है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़े थे कॉपर का, भूल गए हो, ओके। तो इसमें ये पतला रॉड जो है, ये कहाँ गया कॉपर का, ध्यान दो, ये सॉरी उल्टा बोल दिया, एनोड मोटा रॉड लेते हैं, कैथोड पतला लेता है, धीरे धीरे पतला होता जाता है, वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है, ये चीज़ है, ये बताए थे।
तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पर दोनों एनोड भी कॉपर का बनाया जाता है, कैथोड भी कॉपर का बनाया जाता है, दोनों कहते हैं कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का ही। हाँ ये बता दिया। इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाए थे हम यहाँ पे, ये चीज़ बता देते हैं। हो गया, तो हमने एक पार्ट पढ़ लिया। अब एक है सेकंड मेथड, सेकंड पार्ट जो बोले थे कि इसका क्वांटिटी स्टडी करेंगे, कितना मात्रा में बनेगा, इस पर भी सवाल पूछा हुआ। आ जाओ, फैराडे लॉ, कौन लॉ? फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है सीधी सीधी, चार्ज ज़्यादा फ्लो करोगे, करंट ज़्यादा फ्लो करोगे तो आपको जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये फर्स्ट लॉ। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट यानी W से दिखाया जाता है, एन इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज Q पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में अगर कोई आएगा तो एक आएगा गैल्वेनिक सेल, कौन सेल? एक ही है, ओके, दो ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक बता दिया। proportional to the amount of charge Q passing through the solution, this is called Faraday first law of electricity। एग्जाम में पूछा हुआ ये BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और W डायरेक्टली proportional to Q, Q क्या होगा? चार्ज, और W मतलब कितना मास पे डिपॉजिट हुआ है, ओके। और W इक्वल टू Z Q, Z हो गया इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एग्जाम में दोनों पर पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल का इक्विवेलेंट क्या होता है। तो Q का वैल्यू 1 रख दो तो अपने आप W के बराबर हो जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग Z बोलते हैं, ओके। तो लिखा हुआ है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, लिख दिया। 1 कूलम चार्ज पास करने से, 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। अब तुम बताओ, 1 कूलम से Z बन रहा है तो 2 कूलम से 2Z, 3 कूलम से 3Z, तो W कूलम से WZ, खत्म। सॉरी, Q कूलम से QZ, वही लिख दिया, QZ, ये लिखा हुआ, ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक सुनो, ये इंपॉर्टेंट सुनो, ओके। अब मोल्टेन CaCl2 है, ओके, तो कैल्शियम मिलेगा कैटायन कैथोड पे और क्लोरीन मिलेगा एनोड पे, आयन, ओके, एनोड पे। अब तुम बताओ कैल्शियम, सुनो, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम जाएगा कैथोड पे होता है रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कैल्शियम आयन लोगे, आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब तुम बताओ, अगर मैं बोलूँ कि दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाया 1 कैल्शियम, कितना बनाया? तो यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन बना के 1 मोल कैल्शियम बनाएगा, ऑब्वियसली। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 कैल्शियम बना, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल कैल्शियम बनेगा। कितना मोल बनेगा? तो बताओ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कैल्शियम बना है, ओके। तो बताओ, ये तुमको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, याद आना बताना, उस टाइम में भूल गया था, उसी टाइम हमको पढ़ा था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, चलो कोई बात नहीं। 1 2 यार क्या है ये, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है 96,500 कूलम, ये याद आना है, 96,500 कूलम, 1 मोल। इसको 1 फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? 1 फैराडे, फैराड नहीं बोलना, फैराडे, ठीक है, फैराडे, ठीक है। तो देखो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड, कितना फैराड? 2 फैराड, 4 से 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम, कितना होता है? तो 1 फैराड से कितना होगा? 40/2, 2 फैराड कर दो, 40/2, इसी को 1 कूलम से जो चार्ज दो ना, 2 फैराड का मतलब क्या हुआ भाई? 96,500 कूलम को 200 गुना करना पड़ेगा, तो 1 कूलम से तो उसको बट्टा में डालना पड़ेगा। तो 1 कूलम, इसी को बोलते हैं 1 कूलम से जो चार्ज, 1 कूलम चार्ज से जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को बोलते हैं Z, क्या बोलते हैं? Z। तो Z हो गया, Z का फॉर्मूला हो गया। तो Z निकालने के क्या करोगे? मास को उसके n फैक्टर से जो इतना इलेक्ट्रॉन गेन किया और फैराड से भाग कर दोगे, बात खत्म। एल्यूमिनियम का केस में 3 आएगा और यहाँ पर 27 हो जाएगा, भाई मास से भाग करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं सीधे फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला कहाँ गया? डायरेक्टली पढ़ लिया, W यानी कि मोलिकुलर वेट, ओके, और n फैक्टर ऑफ फैराड, फैराड यानी 96,500 फैराड है, 96,500 कूलम, ओके। तो इसको E/F भी बोलते हैं। ये होता है कि इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट वेट, याद ना, फैराडे का लॉ जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट से यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट से जुड़ा हुआ है, ओके। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कि फैराडे लॉ किससे रिलेटेड है? तो इक्विवेलेंट वेट से, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट, बात से भाई। तो ये फॉर्मूला लिख दिया, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये सब बता दिया, बहुत आसान है। अब ये खत्म हो गया, ये इसमें कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस सिंगल लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि कहता है कि अगर आप 2 या 2 से अधिक सेल को सीरीज में जोड़ दोगे तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, बस सिंपल है, ये सेम ग्राम इक्विवेलेंट, ओके। तो इसमें कोई ज़्यादा ही नहीं है। ये बैटरी सब जो है वो क्या है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि गैल्वेनिक सेल है? जल्दी बताओ। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑब्वियसली है, क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो बैटरी गैल्वेनिक सेल होता है, बता दिया। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल्स, माने सेल के ग्रुप को बोलते हैं बैटरी। बताया तुमको टाइप्स ऑफ बैटरी। प्राइमरी बैटरी होता है जो कि बताओ, ये दिस बैटरीज आर नॉन रिचार्ज नहीं कर सकते उसको, एक बार यूज़ की फेंक दो, जैसे ये वाला कहाँ गया प्राइमरी बैटरी,
ये सेल जो है एक बार यूज़ करो फेंक दो, रिचार्जेबल तो नहीं है ये, ओके खत्म। दीज बैटरीज आर इरिवर्सिबल, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दीज बैटरीज आर नॉट रीयूज, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही बात है। ड्राई सेल, मरकरी सेल, जैसे एग्जांपल ड्राई सेल, ये ड्राई सेल कहलाता है, क्या कहलाता है? मरकरी सेल जो बटन सेल होता है, बटन सेल जो लगता है छटका, हाँ घड़ी उड़ी में लगता था पहले, अभी भी बहुत सारी चीज़ में लगता है, माइक्रोफोन में लगता है, ओके चलो। सेकेंडरी बैटरी, ओके ये रिचार्जेबल होता है और इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल इन्वर्टर वाला बैटरी जो होता है, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं इसको, निकल कैडमियम सेल बोलते हैं, ये सभी तुम्हारा बोलो। अब फ्यूल सेल होता है जो कि स्पेस वगैरह में उड़ाने में टाइम में आता है, वहाँ फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है, मीथेन वाला भी हो सकता है, मीथेन को जला करके भी हम लोग फ्यूल सेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो फ्यूल सेल में, ओके चलो। ये ड्राई सेल हो गया जिसको तुम लोग जानते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। ये तुम्हारा ड्राई सेल, इसको लेग लॉन्चर सेल भी बोलते हैं। कौन जिंक बनता है कंटेनर और रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी एनोड बनता है, इस सब में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ओके तुम देख लोगे, इसका ज़्यादा नहीं है। मरकरी सेल बटन सेल बता ही दिया, बटन सेल है, ये भी प्राइमरी सेल है। कौन सेल है? प्राइमरी सेल है। लेड स्टोरेज सेकेंडरी सेल हो गया। लेड स्टोरेज बैटरी जो बैटरी इन्वर्टर बैटरी होता है, इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, तो दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड खर्चा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है। सल्फ्यूरिक एक साइड से जब यूज होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड खर्चा होता है, और जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस्ड हो जाता है, दोबारा बन जाता है, ठीक है। एक बार यूज होता है, एक बार यूज होता है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड रखा जाता है, परसेंटेज आता है ना, कहाँ गया इलेक्ट्राइजर, कहाँ गया लेटेस्ट स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी बैटरी है, कनेक्टेड से जिससे हो गया वो हो गया, कहाँ लगे इलेक्ट्रोलाइट 38% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, बता दिया, ठीक है। ये सारी बातें हमने बता दी आपको। ये तुम्हारा एक और है इसमें सेकेंडरी बैटरी में, निकल कैडमियम सेल, ओके निकल कैडमियम सेल है ये, हाँ लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल बता ही दिया। कुछ नहीं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जिसमें टाइम देना नहीं है हमको, जिसमें कुछ ना। एक हो गया फ्यूल सेल, कौन सी? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की खास बात क्या है फ्यूल सेल की? सुनो, फ्यूल सेल जैसे स्पेस वगैरह में जाने के लिए फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात तो इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक है, पहली बात समझाया। इफिशिएंसी बहुत हाई है, पॉल्यूशन फ्री होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन, बोलो पॉल्यूशन फ्री होता है, और लाइट वेट होता है, इसलिए इसको स्पेस वगैरह में ढो करके ले जाते हैं। जैसे स्पेस में लोग जाते हैं तो पानी का व्यवस्था कम होता है ना, इसका बाई प्रोडक्ट पानी है, पानी भी निकलता है इसमें सबसे। एक तो इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं एयर स्पेस को उड़ाने में। दूसरी बात है कि इससे वेस्ट जो निकलता है, वेस्ट पानी है, पानी हम लोग उसको पीने में, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसको पीने में इस्तेमाल करते हैं, हाँ उसी को पीते हैं, साफ पानी निकलता है इसलिए, ठीक है, और साफ करने का व्यवस्था भी वहाँ पर, तो बाई प्रोडक्ट पानी होता है इसका, ठीक है, बाई प्रोडक्ट पानी, और इसका इफिशिएंसी जो बहुत हाई होता है, 70% हाई होता है, मतलब 70% होता है। एडवांटेज बता दिया, इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज हाई, फ्यूल सेल इज डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, साइलेंट ऑपरेशन ऑफ द फ्यूल सेल, लाइट वेट होता है, कैसा वेट होता है, बाई प्रोडक्ट इससे वाटर बटर का इस्तेमाल किया जाता है पीने में, ओके। लिमिटेशन है इसका कुछ, इसका महंगाई कैटलिस्ट वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कॉरिजिबिलिटी इसका, जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो कॉरिजिबिलिटी मानी जलन प्रकृति होता है, अगर कभी किसी को टच होगा तो इंसान को खतरा हो सकता है, ओके। डिफिकल्टी इन मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन, अब वहाँ कॉन्टैक्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ये सब बता ही दिया, चलो ठीक है। करोजन, करोजन बहुत इजी प्रोसेस बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन है, एक तरह का नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये याद होना है, ठीक है। यहाँ पे देखो करोजन के अंदर क्या होता है कि ये याद ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस आकर के मेटल के सरफेस आकर के रिएक्शन कर लेती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके है कि नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर, ये सब गैस जो एटमॉस्फेयर मिला होता है। एग्जाम में पूछा हुआ करोजन के लिए कौन सा मेन फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पानी से रिएक्शन करता है, कार्बनिक एसिड फलाना ढेकाना गैस बनता है, और वो जाकर के एसिड जो है मेटल को खराब करता है रिएक्शन करके, उसके ऊपर एक लेयर जला लेता है, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है करोजन का, लोहे में जंग लगना, उस पर रेडिस लाल भूरा रंग का कलर चढ़ जाता है, रेडिस ब्राउन, और कभी कभी चांदी खड़ा होता है, उसको ब्लैक कलर का बोलते हैं, उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। एक होता है कि तांबा के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है, वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता है, ओके, जंग लगना बता दिया, ओके ठीक है। जंग का फॉर्मूला ये होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसमें +3 में होता है, इसी को जंग बोलते हैं। जंग का फॉर्मूला ये है XH2O, वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। चलो ये बता दिया, ये तुमको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोल दिया, जो ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है कॉपर के ऊपर, और सिल्वर का ट्रांजिशन में ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है, ओके। और एल्युमिनियम का जो करोजन होता है वो एल्युमिनियम के लिए फायदेमंद होता है, उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फर्दर उसको करोजन होने से बचाता है। प्रिवेंशन बता दिया, बैरियर प्रोटेक्शन बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बैरियर प्रोटेक्ट देखो, एक होता है बाई एलवाइंग, ओके, ये समझते हो ना बैरियर प्रोटेक्शन, जैसे ऑयलिंग ग्रीजिंग माने पेंट उठ करके उसको बचा सकते हैं। बैरियर मतलब कि उसको हवा को कॉन्टेक्ट में उसको तोड़ देते हैं, ओके चलो ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम निकल का लेयर उसे चढ़ा देते हैं, लेयर कर देते हैं, तो खराब नहीं होता है। एलवाइंग करने से कॉपर क्रोमियम निकल का हम लोग एलवाई मिला देते हैं, एलवाई का थोड़ा सा कोरोजन से लड़ने का क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है। एलवाइड आयरन इज लेस रिएक्टिव देन प्योर आयरन, ओके
ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसमें पढ़ना है हम लोग गैल्वेनाइजेशन, जिंक का कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, ओके। जिंक मोर रिएक्टिव होता है आयरन से, ओके, तो जिंक आयरन को खराब होने से बचाता है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में याद ना जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, ओके, इंपॉर्टेंट है। आइए एंटी रस्ट सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल करते हैं। सो हमने ख़त्म कर लिया, MCQ स्टार्ट कीजिए। ये है पूरा एक जगह खाका तैयार कर दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल बता ही दिया तीनों। उसके बाद इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस सब पढ़ा दिया, गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट ब्रिज पढ़े, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, टेंजेंशियल पढ़े, उसी को टेंजेंशियल बोलते हैं, जिंक और कॉपर का रॉड को। चलिए पहला सवाल आपके कंपटीशन पे रहा, ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। क्या बोल रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस री, मतलब क्या हुआ, दो कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तुम सोचो सोचो, एल्यूमिनियम प्लस री कैटायन है ना, कैथोड पे जाएगा, गेन कैथोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, कितना मोल इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 3 मोल, अरे 1 मोल बनाने के लिए 3 मोल लेगा, ये 3 मोल लेगा, यानी 3 मोल लेगा, यानी 3 फैराड चार्ज की जरूरत पड़ेगी। कितना फैराड चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 1 फैराड चार्ज में कितना चार्ज होता है 96,500, और 3 मोल के लिए, ओके, गुना कर दो 3 से, 0 0, 3 5 15, 3 6 18, 18 1 19, 3 27 1 28, ओके देखो 28 2 पॉइंट देखो कई बार 2 पॉइंट है 28 पॉइंट, ये तो ये देख लेते चेक कर लेते 28 लोग है तो 1 2 3 4 0 5 0 है, नहीं होगा 2 पॉइंट समथिंग है, ये तो 5 0 कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, यही होगा 3 है, ये करीब 3 हो जाएगा, यानी पॉइंट बैठा दो 2.895 10 का पावर 5 होगा ना, 5 1 2 3 4 5 होगा ना, हुआ इसी को 3 बोल सकते लगभग, क्या 2.893 है 10 का पावर 5 कूलम, आंसर हो गया ए, क्लियर हो गया, अरे समझे 3 बोल दिया इसको, और बोलो इसको बताओ, खत्म हो गया। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्स, दो कई बार पूछा, 19 में भी पूछा और 22 में भी पूछा, आ जाओ अब दो क्रम आएगा, अब बताओ जल्दी बताओ। अ डाइल्यूट एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन प्रोडक्ट एनोड एंड कैथोड, एनोड पे क्या मिलेगा कैथोड पे क्या मिलेगा, तो बोले बताओ डाइल्यूट है तो क्या बोलते हैं, डाइल्यूट में खाली पानी लोगे, अब पानी में तुमको पता है कि H प्लस OH माइनस, इस जगह कैथोड पे कैटायन कैथोड पे हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा हाइड्रोजन गैस, आई देगा ऑक्सीजन गैस, याद है कि नहीं है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, खत्म, एनोड में तो खाली हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, बता देते हो डाइल्यूट रहेगा कोई भी तो, और बोलो थ्योरी गौर से सुनो तो मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा पी ब्लॉक का है तो बता देता हूँ, ये मैंने डी ब्लॉक का है, ये CrO2 क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम O2 ये +4 में है, ओके, और एक CrO3 होगा +6 में, ओके, ये जान मतलब +6 में मान लो थोड़ा, ठीक है, +6 वाला ज़्यादा है, ज़्यादा चार्ज जब भी होता है कैटायन का चार्ज ज़्यादा होता है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर कम, और यहाँ पे कोई चार्ज कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्या बोला है, कौन इसमें मेटल के जैसा कैरेक्टर रखता है, मेटल वाला आयनिक कैरेक्टर, यानी कि ये ठीक, ये थोड़ा सा ज्ञान की बात है, आपको याद रखना, मैंने बता दिया, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना, ओके चलिए आप बताइए, ये बताइए when 1 Farad of electric current is passes through the mass is equal to, बताओ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फैराड से 1 ग्राम इक्विवेलेंट बताए थे कितना, ये ऐसा ही है, परफेक्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, 5 नंबर हाँ सही है मैंने 1 फैराड से 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ओके ये जानना, ठीक है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये बताओ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज, जल्दी बताओ टर्म लगाना इसमें, बताओ हाँ गुड कंडक्टर पढ़ो ना ऑप्शन, एंथ्रासाइट कोक डायमंड ग्रेफाइट चारकोल, बट ग्रेफाइट पढ़ के ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है, तो सॉलिड में ही पढ़े थे जो यहाँ का सवाल जो चलो आप बताओ रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर कैटायन स्पीड ऑफ एनायन इक्विवेलेंट वेट, ओके हाँ ये सब गेस पेपर सब इसका अगला सब लिखा हुआ है, ये बता आई जी पर है तुमको पूरा कंप्लीट, अब बोलो ये बताओ 96,500 1 फैराड से 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, ओके, तो कॉपर सल्फेट का तो इट विल कॉपर की बात करते हैं, कॉपर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अब बनाएगा कॉपर कैथोड बन जाएगा, अरे कैटायन है ना कैथोड। तुम बताओ कि हमको बोल रहा है कि 96,001 फैराड से चार्ज से कितना चार्ज है, तो 2 फैराड चार्ज से 1 मोल कॉपर, कितना मोल कॉपर है ना 2 फैराड से, तो 1 फैराड से पूछा है, 1 फैराड से, तो 1 फैराड से कितना होगा 1/2 मोल कॉपर, कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63 पॉइंट, वैसे दिया भी होगा नहीं दिया हुआ, चलो काट दो कितना होगा 2 तिया 6 2 1 तिया 6 2 कम 2 और 2 पंचे बोलो ना 2 तिया 6 2 कम 2 बचेगा 2 7 14 जो भी है आंसर कौन होगा बताओ,
बी हो गया, हटाओ, ये दिया हुआ, क्लियर हो गया, इतना ग्राम, समझे बात को नहीं है। अरे 2 फैराड चार्ज से 1 मोल कॉपर, यानी कॉपर यानी 63 पॉइंट मोल, उसका एटॉमिक मास होता है 63.5। ओके, अब हमको 1 फैराड से निकाल 2 से भाग करना पड़ेगा ऑब्वियसली है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बार पूछा ये, वाह लगातार। अब बताओ फ्यूजन भाई मल्टी NaCl, तो NaCl में Na+ हो गया, केटायन कैथोड पे जाएगा, और Cl जाएगा तुम्हारा एनोड पे, कब बोला ऑन कैथोड, कैथोड पे सोडियम मिलेगा, कैथोड पे केटायन जाएगा तो सोडियम मिलेगा, है सोडियम खत्म, और एनोड पे पूछेगा तो अनायन क्लोरीन गैस मिलेगा। समझे बात को, कितना आसान क्वेश्चन, देख रहे हो, थ्योरी पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। और बोलो, अब बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिट एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस बाय एक्वस NaCl। ओके, किसको बोला कैथोड पे ना केटायन जाएगा, तो आंसर का ए मार दोगे, सोडियम मार दोगे, बोले थे कि सोडियम इसमें क्या एक्वस है, तो एक्वस के केस में हम बोले थे कि एक्वस में तुमको ध्यान रखना है कि Na+ भी है और H+ भी है, पानी है ना, और Cl- भी है और तुम्हारा OH माइनस, क्लोरीन तो मिलवे करेगा, क्लोरीन कहाँ है बताओ, क्लोरीन तो एनोड पे ना क्लोरीन मिलेगा, बट हम एनोड नहीं पूछा, कैथोड पे पूछा, कैथोड पे ये दोनों आएगा, दोनों में कौन जीतेगा, हाइड्रोजन जीतेगा, आंसर होगा ए, का बोल रहे हो रे, डी होगा, ए कैसे बोलते तुम, क्लोरीन कैसे बोलती है, क्वेश्चन में बोला कैथोड पे बताओ क्या बनेगा, कैथोड पे जाता है केटायन, कौन जाता है, केटायन या तो सोडियम जाएगा या तो हाइड्रोजन जाएगा, जीतेगा कौन, हाइड्रोजन छोटका बोले थे ना समझने के लिए, याद करने के लिए, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, बताए भी है ब्रायन सॉल्यूशन वाला एग्जांपल, तो हाइड्रोजन मिलेगा डी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बताओ, ये बताओ लिथियम क्लोराइड है, तो लिथियम क्लोराइड हटाओ ना, लिथियम प्लस कर दो, सोडियम प्लस कर दो, सबसे छुटका यही है, सबसे छुटका यही है, लेकिन पानी में जाने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, पानी में जाने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, बोले तो बोले थे, और पानी में जाने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उसका एनी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जल्दी तेजी से भागे, तो छुटका ये तो सबसे ज्यादा, बताओ के वाला, तो कहाँ कौन सा होगा, कौन बी, KCl NaCl ही है, सही होगा इनफाइनाइट रेजन, द करेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट रेजन, ठीक है, कंडक्टेंस कोई भी पूछे, हो गया। अब बताओ, ये थोड़ा ये टॉपिक से थोड़ा हट के टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, मतलब कि इसका तुमको बताना पड़ेगा सॉल्यूशन, क्योंकि थोड़ा सा लिंक से हट के टॉपिक है, कि इसमें कुछ थ्योरी इस्तेमाल होगा, तो हम तुमको थोड़ा डिटेल कर देते हैं, ठीक है गाइस, ओके। चलिए, मैं इसमें कुछ फॉर्मूला लिखूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। एक होता है KSP, KSP का मतलब क्या होता है, सुनो पहले, KSP का मतलब होता है, इसे बोलते हैं जैसे के पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर कभी जिंदगी में KE, इसे बोलते हैं केतोस, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, नाम लो, मैंने एक थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्या बोले, जल्दी बोलो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बोलो ना, ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ओके, बता दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक होता है सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला तुमको मैं बताता हूँ, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला याद रखोगे तो सवाल बन जाएगा वाला, ओके। एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन टाइप का हो गया। 1000 इंटू कप्पा, कप्पा जानते हो, कप्पा 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 भाई कंडक्टिविटी, आई होता है मोलर कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एस का, अरे एस निकलेगा तब KSP निकलेगा, KSP एक तरह का तुमको इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। चलो सब्र करो, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा है, ठीक है। चलो अब सवाल देखो क्या करा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लोता क्या दिया हुआ, कप्पा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया, मोलर कंडक्टेंस नहीं दिया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया, करना बेरियम सल्फेट का 400 पर ओम, ओके रुको, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वैल्यू खाली लिखो, कितना दिया बताओ, 400, रहने दो, हम यूनिट लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया, हमको चाहिए क्या, मोलर कंडक्टेंस, हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे, बताओ कहाँ पढ़ के आए थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर, याद है कि नहीं है, अरे पढ़े ना पढ़े थे, क्रॉस गुना करो, n फैक्टर कितना होगा, बेरियम सल्फेट कितना, क्या बेरियम जाएगा, बेरियम में +2 चार्ज आएगा, बेरियम में कितना चार्ज आएगा, सॉल्ट में 400 देख लेते भाई, n फैक्टर होता है, ओके, तो क्रॉस गुना कर दो, तो ये 400 और मोलर कंडक्टेंस हमको चाहिए, अब बट्टा 2 ना, क्यों 2, बेरियम सल्फेट पर 2 चार्ज आएगा इसलिए, तो 200 गुना करो, तो मोलर कंडक्टेंस आ गया तुमको 4 दूना 800, निकाल दिए, अरे निकाल दिए, मोलर कंडक्टेंस निकल गया। अब हम यहाँ पर रख करके कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, एस निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ, इसको हटाते हैं, थोड़ा अगला सेलेक्ट कर लेते हैं, एस बताओ, एस क्या है, एस का बताओ, अरे कप्पा कितना दिया, कप्पा कितना दिया, कप्पा देखो यह 8 गुने 10 का पावर -5 जो भी है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ूँ कंडक्टेंस है, इसमें कंडक्टेंस और कप्पा दे दिया हटाओ, परम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज करना, परम लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, हो गया ये। अब हमको क्या करना है, एस निकाल लो, एस का फॉर्मूला क्या पड़े, 1000 गुने के बट्टा मोलर कंडक्टेंस, बताओ 1000 गुने के, 1000 के का वैल्यू बोलो 8
गुने 10 का पावर माइनस 5, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बोलो कितना निकलता है 800, 8 8 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 का पावर माइनस 4 ऐसे निकल गया। अब अभी हमको के एस पी निकालना है, के एस पी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक तरह का। तो पहले एक क्वेश्चन लिखो, बेरियम सल्फेट को तोड़ेंगे, बोलो तोड़ो 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 तोड़ो, क्या होगा बेरियम प्लस 2 और सल्फेट ओके -2 हो गया। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल, बोलो कब बोल रहे हो, इसका 1 मोल, इसका 0, इसका 0। अब इसमें से t इक्वल टू t के बाद या इक्विलिब्रियम पे आने के बाद इसमें से s टूट गया होगा, s भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने बोला ना, s सॉल्युबिलिटी, तो s टूट गया होगा तो ये बनेगा s, ये बनेगा s ओके। क्या होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, KSP फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बट्टा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बताओ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये SO4 एक्वस है, वो एक्वस है ओके। और नीचे सॉलिड वाला एक लेते हैं, सॉलिड तो लेते ही नहीं है, अरे सॉलिड है ना वो एक तरह का, तो लेना ही नहीं है। चलो बताओ कितना आंसर इसका, बढ़िया हमको बताओ, s इंटू एस स्क्वायर, s का वैल्यू निकाल चुके कितना बताओ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है -8, 2 ऑप्शन है कि नहीं है, खत्म बी आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बता दिया, इसको उतार लेना तुम लोग बाद में, थ्योरी इसमें ज़्यादा था। अब बताओ इतना देर हो गया, बताए थे ना, ध्यान से सुने थे, वही बताए थे, दोहराता इसमें। चलो और बोलो, ये बताओ, हाँ L/A गुड, L/A स्टिल कांस्टेंट, इसमें कैपिटल लिख दिया है, थ्योरी प्राइम स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अब बताओ इतना देर लगाओगे, अर्हेनियस फेराडे, हाँ फेराडे ही होगा, देख लेते चेक कर लेते, हु गेव द आयोनाइजेशन, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन कौन है, आयोनाइजेशन बोल रहा है, नहीं गलत लग रहा है, 620 अर्हेनियस गलत है, क्या आंसर होगा, आयोनाइजेशन के लिए अर्हेनियस थ्योरी दिए थे, फराडे दिए थे किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए, हाँ तो थोड़ा गड़बड़ जाएगा इसलिए आंसर इसका भी अर्हेनियस। अब बताओ इसका बताओ, अभी तो बताया था इसका, बताओ इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल कितना होता है, बताए थे, आसान क्वेश्चन है। अब बताओ ये बताओ इसमें कौन से है, डैनियल देखने से लग रहा है, देख लो ऐसा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, ड्रामा क्वेश्चन सब है। अब बताओ ये रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होता है, जिसका SRP कम होता है, याद है, तो बताओ रिड्यूसिंग पावर जिसका ऑक्सीडेशन होगा ओके, तो रिड्यूसिंग पावर किसका बताओ, कौन आंसर होगा, देखो ना पहले सबसे SRP किसका कम है, सबसे कम किसका है, द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, रुको रिड्यूसिंग पावर ऐसे ना बढ़ते क्रम दिया होता है, सबसे पहले सबसे कम कौन है, ये तो बी है, बी वाला पहले कौन देख रहे हो, बी वाला पहले या डी आंसर, तो कैसे सी बोल दिया, खत्म। देखिए क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने का आसान हो जाता है। अब बताओ बोलो ना, लोन नेगेटिव, क्या कि गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, ये बताओ। अरे फ्यूल सेल, अपोलो मिशन जो फ्यूल सेल ना पड़े थे, अभी जो स्पेस वाला होता था, अपोलो मिशन में स्पेस पे उड़ाया गया था, तो ठीक है, जो सुने होगा ना चंद्रमा पर जो गया था पहली बार ओके, तो अपोलो मिशन के तहत गया था, तो उसमें लैग्रांज सेल तो हो ही नहीं सकता, ओके प्राइमरी सेल है ओके, उसके बाद डैनियल सेल तो हो ही नहीं सकता, वोल्टाइक सेल, फ्यूल बैकेंड सेल होगा, जो नहीं पड़ेगा बैकेंड सेल बोलते हैं उसको, कौन सेल बोलते हैं, हाँ ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये बताओ बी H2O2 किलो क्या है, अब बताओ हाई इफिशिएंसी भी हाई होता है, पॉल्यूशन फ्री भी होता है, लेस वेट भी होता है, ऑल ऑफ दिस होगा आंसर, ठीक है। अब बताओ बी CO2 इन वाटर, ये वाटर में CO2 का प्रेजेंस होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पानी के साथ। ये बताओ समझ आ गया, ऑल आंसर होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोल के आते हैं, लैग्रांज सेल भी तुम्हारा सेकेंडरी सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, लैग्रांज सेल तो प्राइमरी सेल हो गया, गलती हो गया, लेट स्टोरेज बैटरी, कंसंट्रेशन सेल का उल्टा बोलते हैं का, ओ बी आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर, देख लो तो ठीक है, तो ड्राई सेल होगा, लैग्रांज सेल प्राइमरी सेल है वो, ठीक है, गलती है, आंसर होगा लेट स्टोरेज बैटरी, क्या होगा, यहाँ लग रहा गलती दिया हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है बी, अब सही हम लोग मारे हैं, ठीक है, ठीक है 9 नंबर।
यहाँ गलती दिया होगा किताब में, चलो ठीक है। लेट स्टोरेज बैटरी होगा, कंसंट्रेशन से हम गलत बता दिए, नहीं होगा, चलो ठीक है रहने दो। अब बताओ इसमें इसको आंसर बताओ। बोलो। देखो जिसका कम होता है वो एनोड बनता है और जिसका ज़्यादा होता है वो कैथोड बनता है। तो कैथोड में से एनोड घटाते हैं, याद है कि नहीं है ना, भूल गया हो, कैथोड में से एनोड घटा दो। ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस 0.676 में से बताओ। ये कौन दिया हुआ, 0 से +2 जाना, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ। हमको चाहिए एसआरपी वैल्यू, कौन चाहिए, एसआरपी। तो एसआरपी के लिए क्या करोगे, ये -0.6 हो जाएगा, -0.6 ओके। ये -0.41 कौन कम है, कम कौन है ये, ओके ये कम है, तो इसमें से घटाओ -0.41 में से -0.76 घटाओ, बताओ क्या हो जाएगा, घटाओ तो आंसर 76 में 41 घटाओ 45, सॉरी 35, हाँ आंसर है, ऑप्शन है कि नहीं है, बी होगा, तो प्लस में दिया हुआ है। हम देख लेते हैं आंसर इसका, मिला क्वेश्चन कौन है, मिला लेते हैं। वेट करो वेट करो वेट करो, प्लस भी है माइनस भी, आंसर प्लस होगा, देखो ना मैं इसलिए सोच समझ के बनाया है। 10 का भी, 10 का ए में भी है, प्लस होगा कि माइनस होगा, ओके। क्या बोलते हैं हम कि जिसका एसआरपी कम होगा उसको हम लोग एनोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एनोड होता है लेफ्ट, ओ घटाने में गलती कर दी है लग रहा है, ओके गलत हो गया, क्या कि कैथोड में से एनोड घटाना है, गलती कर दी। देखो जिसका एसआरपी कम होता है उसको एनोड बनाते हैं, लो या लेस एसआरपी वाले को बोलो हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। तो हाई एसआरपी वाली को, तो ये प्लस माइनस में कुछ भी करोगे तो गलत हो जाएगा। ये एसआरपी नहीं दिया हुआ, ये एसओपी दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दो, ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, तो ये कैथोड हो जाएगा, कुछ समझे, तो कौन हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस एसआरपी, तो ये एनोड है, कैथोड। फार्मूला क्या होता है, इस सेल का फार्मूला, ई कैथोड, याद है कि नहीं है, माइनस ई एनोड। ई कैथोड बताओ किसको बोलोगे, किसको कैथोड बोलोगे, बोलो कैथोड किसको बोलोगे, इसको कैथोड ही है एनोड ही है, गलती फिर करेगा, कैथोड किसको बोला था, हाँ लो लेस एसआरपी को एनोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये एनोड है, ये कैथोड, कैथोड में से एनोड, तो आंसर तो बोला से आ रहा है, सही तो हम लिए थे पहली बार। क्वेश्चन पढ़ो तो, ये ऑफ दिस सेल रिएक्शन +2 से 0 रिडक्शन, आयरन का हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो आयरन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आयरन को बनाया गया होगा क्या चीज़, कैथोड, कैथोड आयरन को बनाया गया कैथोड, सही तो है कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, परफेक्ट तो है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, गलत दिया आंसर दिया हुआ, सही है, हम लोग सही बना रहे हैं, माइनस एनोड का हो जाएगा -0.6, आंसर प्लस होगा बाबू, किताब आंसर गलत दिया हुआ है, 0.35 सही है, आंसर कौन होगा, बी ही होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, समझ के बनाना है, इसलिए ध्यान लगा कर बनाना है, सही बना हुआ एकदम परफेक्ट है, गलती नहीं क्यों है। अब बताओ बताओ, जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज, जब जैसे इन्वर्टर वाला बैटरी जो होता है जब यूज़ होता है तो उसमें से जो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है खर्च होता है, ठीक है, अब जब बंद चार्ज होता है तो वो फिर यूज़ होता है, मतलब वापस बनता है, बताओ कौन आंसर बताओ, लेड डाइऑक्साइड डिजॉल्व सल्फ्यूरिक रीजनरेट हो जाता है, ये आंसर है। अब बताओ, ये बताओ क्या है, फिर इसका जवाब दो। द फॉलोइंग रिएक्शन है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गिवन सेल इज, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का करना दे, देखो कैथोड का करना दे 0 से प्लस 1 से 0, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे कैथोड, ये लिखो एजी कैथोड है 0.80, एसआरपी ही दिया हुआ है। और ये बताओ ठीक है ना, ये +2 से 0, ये एसआरपी दिया हुआ -0.14 जोड़ो तो 8, 0.80 में 14 जोड़ो तो, 80 में 14 जोड़ो तो, हाँ 94 कहाँ पर है आंसर, समझिए, आंसर मिला लेते हैं गाइस, जस्ट मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 कब पूछा ये क्वेश्चन, 12 का डी करेक्ट है, डी परफेक्ट, ठीक है, चलो सही है, हम लोग सही कर रहे हैं, परफेक्ट है। बताओ ये बताओ,
फ्यूल सेल खत्म, कंफर्म। ओके, अभी बताओ, ये तो आप बता ही सकते हो। रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट किसका, जिसका एसआरपी कम होगा। कौन है एसआरपी सबसे कम, बताओ सबसे कम एसआरपी? ये किसका, ए का, समझे? सबसे कम एसआरपी। कौन क्वेश्चन है? 14, सही है, परफेक्ट है। लास्ट है गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता है जिनका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल ओके इज 1.1 वोल्ट। इट्स कैथोड इज, कैथोड को मजाक क्वेश्चन है। एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, कॉपर कैथोड हो गया। कौन है? बी आंसर, खत्म। सवाल में कुछ जाने नहीं है, डेनियल सेल है, ठीक है, खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म। 24 का क्वेश्चन है ये। अब चलते सब्जेक्टिव पे, किस पे? शॉर्ट टाइम में कौन क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, दो बार सुनो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पूछा हुआ, सीधे डेफिनेशन लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे जो लिखा है कॉपी में। ओके, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 2 नंबर का क्वेश्चन। कई बार पूछा, देख लो 20 में 17 में, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन सब पूछ सकता है, पूरा गारंटेड क्वेश्चन है। ओके, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड जेड बोले एक कूलम चार्ज फ्लो करने से जितना मास डिपॉजिट होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। फॉर्मूला की तरह से तुम लिख दोगे। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिट बाई, इतना कूलम, फॉर्मूला लगा दोगे, बताए थे वही तरीके से। कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे, कॉपर बनेगा तो 2 फैराड से 63 ग्राम बनेगा, तो 1 फैराड से वैसे तो चार्ज दिया हुआ है, तो 96,500 ग्राम को करके कर लोगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत आसान है। चलो बना के लाओगे तुम लोग, तुम्हारा काम है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको करने कप्पा कि 1 ml सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जितना कंडक्टिविटी होता है उसी को हम लोग कप्पा बोलते हैं। और कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता ही दिया। ओके, चलो मोलर कंडक्टिविटी पता है, ये कब कौन सी है? ये नंबर 4, 5 नंबर। ओके, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, भाई डेफिनेशन पूछ दिया, छठा 2 बार ये क्वेश्चन दो, सेमी क्वेश्चन है इस पर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंसंट्रेशन, बढ़ेगा कि घटेगा, बस डेली लैंग्वेज लिखना बस। ओके, ठीक है, यस मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, बताया तुमको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल का डेफिनेशन पॉइंट सब लिख देना, रिचार्जेबल सब बता दिए थे। ओके, उसके बाद 8वां, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का से क्या समझते हैं आप, प्राइमरी सेल बता ही दिया। 9वां पूछा हुआ सब कुछ सब ताजा था ये। डिफाइन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड क्या होता है, हो गया 10वां, सब लिख दिया, सब लिख के लाओगे खुद से, पूछो कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लोगे। अब ये सेल बोला कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कंस्ट्रक्ट क्या हो गया ये, तो ये 11 अलग है, 11 ठीक है। 11 में बोला कि इस सेल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, तो सेल रिएक्शन लिख दोगे, बस हो गया, हम बता देंगे इसमें दिक्कत होगा तो। चलो 11, ये 12 डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी नहीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे, 1 मोलर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज सॉल्ट रेंज, ये बहुत पूछा हुआ लो है ना, पूछा हुआ है 13 नंबर 10, 11, 12, 13 कितना क्वेश्चन देखो। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बता ही दिया, जो जिसका अल्फा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करीब 1 होता है तो स्ट्रॉन्ग, जिसका बहुत कम होता है 1 से, तो उसको ये 1 एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो उसका, बहुत सारे एग्जाम्पल। सो जितना भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही है, बाकी वीक एसिड सब जो होता है वो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल रिगार्डिंग रस्टिंग, आयरन के बारे में बताना है, मैंने आयरन का जो रस्टिंग होता है उसको समझाना है। ओके, पूछा हुआ है। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया देखो, 15 क्वेश्चन अभी तुमको लाए हैं, एकदम इसको प्रैक्टिस करना, तुमको बना के दिखाना है, प्रैक्टिस करके। अब ये होगा तुमको कॉपी से देख के आंसर लिखोगे, कोई दिक्कत होता है पूछोगे। व्हाट आर द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन, 5 नंबर में। ओके, वेयर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूज, ये नंबर 1 होगा। लो एक 2014 में ये अलग है, अलग है। वेयर इज इलेक्ट्रोलाइसिस यूज, इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल कहाँ होता है, डेफिनेशन पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का बारे में लिख दोगे, थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये पूछा था 2023 में, जो बोले थे पता ना, जो 2023 में पूछा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, गैल्वेनिक जो पता है गैल्वेनिक सेल के बारे में, वो लिख दो, हो गया। सो फाइनली हमने चैप्टर को कर लिया है फिनिश्ड अपने सुंदर तरीके से, खत्म। 1 घंटा 42 मिनट में मुकम्मल कॉम्बो खत्म। कल चलेगा केमिकल काइनेटिक्स।